कोड बताना सर, कोड बता। B5G1 बी या वी? B बी, B5 G1 गुड का G, इसके बाद जोकर का J और जोकर का J हाँ, और 1 B5GJ G1 J1 G1J1। अच्छा, G1J1। चलो, रिकॉर्डिंग स्टार्टेड रहे। हाँ, ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। अच्छा, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अंदर हम लोग ना कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन उससे पहले इलास्टिसिटी रिलेटेड दो चार पॉइंट्स है, उसमें बात कर लेते हैं। जैसे मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाया था, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टाइप्स पढ़ाया था, फिर मैंने आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ मेजरमेंट क्राइटेरिया बताया था कि कैसे इलास्टिसिटी मेजर किया जाता है। तो मोटा मोटी इलास्टिसिटी रिलेटेड एक काफी डिटेल्स आइडिया आप लोगों को मिल चुका है। दो मुद्दा है, उसको थोड़ा बताएंगे, कंज्यूमर बिहेवियर बताएंगे एंड फिर सप्लाई बताएंगे, तो जाके डिमांड सप्लाई का एग्जैक्टली कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा सबको। चलो सर, स्क्रीन शेयर करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे आज का डिस्कशन का मुद्दा इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इलास्टिसिटी रिलेटेड। ऐसे नॉर्मली इलास्टिसिटी का नॉर्मल मतलब क्या होता है? इलास्टिसिटी का नॉर्मल मतलब होता है कि किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड जिस मैटर पे डिपेंड करता है, किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड जिस मैटर पे डिपेंड करता है, उस मैटर के चेंज के कारण डिमांड पे जितना चेंजेस आता है उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। फिर से बोल रहा हूँ, जिस प्रोडक्ट का डिमांड या सर्विस का डिमांड जिस मैटर पे डिपेंड करता है, मैटर मैंने हर चीज का एक मैटर होता है। जैसे मानो कि हमें गर्मी लगता है तो पंखा चाहिए, प्यास लगता है तो पानी चाहिए। तो आपका प्यास जो लगा है सर, ठीक है, आपको जो तेष्टा लगा है, ठीक है, ये इसके इसके वजह क्या है? जरूर आपने बहुत चला होगा, बहुत वॉकिंग किया होगा, मेहनत किया होगा, तो आपको ऑटोमेटिकली प्यास लगेगा। तो एक डिमांड क्रिएट हो रहा है, तो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। अब वो पानी अगर मार्केट में अवेलेबल है इजीली, ठीक है, तो पहले के जमाने में फ्री में मिल जाता था, लेकिन आजकल फ्री वाला पानी नहीं मिलता प्रॉपरली। आजकल पानी किसी का फ्री नहीं है, स्पेशली द पीपल फ्रॉम पब्लिक फ्रॉम सिटी, ठीक है, इनके लिए पानी फ्री नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में, सबके घर में एक्वागार्ड है, आपके घर में भी है गांव में एक्वागार्ड, ठीक है, हाँ है ना? क्या यूज करता है? सीमेंट वाला माने? सीमेंट से बनाते हैं, उसके अंदर भी फिल्टर होता है। अच्छा, वो नेचुरल है। अच्छा, जो भी हो, जैसे उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे वेल होता है ना, वेल माने कुआं जिसको बोलते हैं, हम लोगों के गांव साइड में वेल मिलता है, ठीक है। उस वेल के अंदर वैसे तो वो मिट्टी के नीचे से ऐसे हम लोग बाल्टी से खींचते थे, बचपन वाला बात कर रहा हूँ। तो ऐसे बाल्टी से खींचो, बाल्टी से ऐसे पानी लो और ऐसे खाओ पियो, मजा ही अलग था। उसके बाद थोड़ा टुलू पंप आया, तो टुलू पंप से पानी लेते थे फिर पीते थे, चलो उसको भी फिर भी समझ गए। फिर सरकार ने भी पानी का नल बना दिया, फिर वहां से पानी लेते थे। लेकिन आजकल क्या है, सबके घर में पानी कैसे आ रहा है? पानी सरकार अगर दे भी दिया तो उसको पाइपलाइन से एक्वागार्ड में डालते हो, फिर जाके पानी पीते हो, तो पानी फ्री तो किसी का नहीं हुआ, क्योंकि पानी को तो तुमने एक कॉस्टिंग में डाल ही दिया ना। तो अभी इसका मतलब क्या है कि जितना नेचुरल चीजें पहले, इसका तो इसका मतलब क्या है, पहले वाटर का डिमांड तो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। उल्टा पहले डिमांड कम था, क्यों? डिमांड पहले कम क्यों था? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि पहले वाटर का डिमांड कम था। भाई मैंने ऐसे क्यों बोला? मैंने आज से 50 ईयर्स बैक या 20 ईयर्स बैक तो लोग जल खेतो ना। नहीं नहीं, मैं वो नहीं, पानी का जरूरत तो था ना सर। मैं बोल रहा हूँ कि पहले से ज्यादा पानी अब लोगों को लगता है, क्यों? सर अगर बाकी सब चीज, ठीक है, पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाँ ये एक तो ये एक अच्छा पॉइंट बताया आपने, इग्नोर नहीं कर सकता। बट अगर एक मेन चीज में बताओ ना तो आप समझ जाओगे। आप, हाँ वेरी गुड सर, कि अगर आप 50 साल पीछे चले जाओ,
भारत का जनसंख्या 100 करोड़ का था। 50 साल बाद भारत का, इवन मैं भी स्कूल में जब पढ़ता था 2000 के आसपास का बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे इंडिया का पॉपुलेशन हम लोग ऐसे पढ़ते थे 95 करोड़, 100 करोड़। ठीक है, तो 20-25 साल में जनसंख्या भी बढ़ के 40 करोड़ बढ़ा है ना। तो 40 करोड़ जनसंख्या बढ़ा तो 40 करोड़ लोगों का पानी का जरूरत भी बढ़ा होगा। तो ये बढ़ती जरूरत के साथ साथ हम लोग वाटर बॉडीज कंपेरेटिवली मैनेज नहीं कर पाए। ठीक है, ऐसा नहीं है, रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, लेकिन प्रॉब्लम है कि पहले जैसे नेचुरली मिल जाता था इजीली, वो आजकल इजीली नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर केस में जो वाटर का जो मिट्टी के नीचे जो सोर्सेज हैं उसको हम लोग बर्बाद कर रहे हैं, बेसिकली गंदा बना रहे हैं सर। तो हम लोग डायरेक्ट पानी नहीं पी पाते क्योंकि उसमें आर्सेनिक होता है, उसमें आयरन भारी मात्रा में होता है, ऊपर से हम लोगों का इम्यूनिटी भी बर्बाद हो चुका है। हम लोग अगर आर्सेनिक वाला पानी पीते हैं या आयरन वाला पानी पीते हैं, पहले का लोगों को तो कुछ नहीं चाहिए होता था, हजम एकदम टॉप क्लास करता था। ठीक है, आजकल तो बाहर का पानी, मेरा ऐसे हालत है सर कि अगर मैं नॉर्मल अगर प्यूरिफाइड वाटर ना पीऊँ ना तो मेरे को वो क्या बोलते हैं उसको, पेट का प्रॉब्लम हो जाता है। इसको अमाशा बोलते हैं ना सर, ऐसे कुछ मैंने इन्फेक्शन हो जाता है पेट में। ठीक है, तो ये जो पेट में इन्फेक्शन हो जाने का जो कॉन्सेप्ट है, कहाँ से आ रहा है ये सब बातें? तो कहीं ना कहीं हम लोग वाटर को खराब कर रहे हैं। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट इज काइंड ऑफ, अभी हम लोग जिस तरह का डेवलपमेंट के नाम पे जो कर रहे हैं, मेक क्राइसिस मेक मनी। अभी तो लोग 20-20 टका का, 20 क्या 30-30-40 टका का वो 20 लीटर का बॉटल मिलता है। ब्रांडेड लेने जाओगे तो 70 टका 80 टका का प्रोडक्ट बॉटल है किनले बिस्लरी का। हाँ सर, तो जस्ट इमेजिन किस तरह का क्राइसिस क्रिएट किया गया और उसके ऊपर बेस करके पानी खरीदा जा रहा है। तो कभी किसी ने आज से 50 साल पहले या 40 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि वाटर का भी बिजनेस हो सकता है, कि पानी कैसे लोगों को बेच दो। इवन 20 years बैक, एंड इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव, पानी कैसे बेच देंगे। कुछ दिन बाद अभी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो अभी हॉस्पिटल में लेवल में बिक रहा है। अभी ऑक्सीजन सिर्फ मेडिसिनल पर्पस में बिक रहा है। कुछ दिन बाद देखना कि तुम लोग रास्ते पे चल के आ रहे हो ना, कंधे पे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के आ रहे हो, बीच बीच में से, और किसी किसी का होता है ना वो इनहेलर लेना पड़ता है, अस्थमा जिसका होता है। आगे सबका ऐसे नॉर्मल नेचुरल अस्थमा नेचुरल हो जाएगा, ऐसे इनहेलर लेंगे, जैसे इनहेलर खत्म, बर्बाद, खत्म, मर जाएंगे, सब खत्म। एक दो से क्या करना क्या बना रहे दुनिया को, चलो अलग बात है, बात अलग है, पर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में मैं बात कर रहा था, वट एवर। तो इसी तरह से मार्केट भी बनता है हर चीज का। ठीक है सर, आज क्या चर्चा करोगे सर? आज मैं आपको क्रॉस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी पे बात करूंगा पहले, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ, ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस भी बताऊंगा बहुत सारा। इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी, ये जो दो तरह का इलास्टिसिटी है ना सर, जैसे मैं आपको क्या बोला कि डिमांड तुम किस पे डिपेंड करता है, तो डिमांड बोलते हैं कि हम प्राइस पे डिपेंड करता है। डिमांड बोलते हैं कि हम रिलेटेड गुड्स के प्राइस पे भी डिपेंड करता है। डिमांड बोलते हैं कि हम इनकम अपनी हाउस होल्ड पे भी डिपेंड करता है। डिमांड बोलता है कि हम कंज्यूमर प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। डिमांड ये भी बोलता है कि हम अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं। इनमें ये जो इतना सारा फैक्टर है जिस पे डिमांड डिपेंड करता है, जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में पढ़ चुके हैं, कि भाई डिमांड तुम किस पे डिपेंड करते हो, तो डिमांड बोलता है कि मैं तो प्रोडक्ट के प्राइस पे डिपेंड करता हूँ, जो सबसे पॉपुलर है। मार्केट में जाते हैं कोई भी चीज खरीदने के लिए सोचते हैं, सबसे पहले क्या पूछते हैं, दाम कितना। कभी कभी ऐसा आजकल हो गया है, जिसका पैसा ज्यादा हो जाता है ना इंसान को, तो कभी कभी ना वो दाम उतना पूछता नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको एक अपना ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कभी कभी ना दुकान में जाके ना, ग्रोसरी स्टोर में या फिर सब्जी दुकान में, मैं चीजें पूछना भूल जाता हूँ कि क्या दाम चल रहा है। तो मैं घर आता हूँ तो मेरे को मैम पूछते हैं कि कितना करके चल रहा है। ठीक है, माँ भी कभी कभी पूछते हैं, जब ये भी इधर आके रहते हैं ना, कितना चल रहा है। मैं दाम तो नहीं पूछा। तो फिर कोई कोई ना कभी कभी डांटते हैं, तुम बाजार जाते हो दाम नहीं पूछते हो। तो एक दिन मैं सोच रहा हूँ बात तो सही है। ठीक है, हाँ, अब इसमें व्हाट इज द पॉइंट सर, चलो आप तो बच्चे हो अभी, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप रिस्पॉन्सिबल बनते जाओगे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, अब सवाल मेरे दिमाग में एक दिन चल रहा है कि हाँ बात तो सही है कि मैंने दाम क्यों नहीं पूछा, पूछना चाहिए था। इसलिए मैंने दाम नहीं पूछा क्योंकि भगवान ने मेरे को इतना दे दिया कि भाई सब्जी डेली खाने का जो जरूरत है वो मेरा पूरा हो जाता है इतना अच्छे से कि मेरे को दाम से फर्क नहीं पड़ता है। सही बोला सर बात आपको, ये जो डेली लिविंग्स के लिए जो जीने के लिए जो चाहिए, खाने के लिए, ठीक है,
इसके लिए जो खर्चा करना पड़ता है ना मेरे इनकम से, उतना मेरे को भगवान दिया है कि इसके लिए मेरे को चिंता नहीं आता, इसलिए मैं दुकानदार को नहीं पूछता सर ये कहाँ से निकाला आपने। सर ये रिसर्च करो, अपने मन को पूछो, जवाब मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ मेरा जवाब नहीं है, ये आपका भी है। लेकिन अब एक मोबाइल खरीदने जाएंगे, ठीक है, क्या लगता है जो भी मिलेगा उठा के लेके आ जाएंगे या पूछेंगे? इवन मैं बोलूंगा कि अरे 2-3 हजार कम करो ना, उतना बोलने से थोड़ी होगा। तब मेरे को इनकम याद आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं 200-300 का सब्जी खरीद रहा हूँ मेरे को इनकम याद नहीं आ रहा है। लेकिन 200-300 की जगह जब मैंने 20-30 हजार का मोबाइल खरीद रहा हूँ मेरे को इनकम याद आ रहा है। जिस दिन ऐसा होगा कि मोबाइल खरीदने जा रहे हैं और दाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरा औकात बहुत बढ़ गया है। सिंपल है। फिर मानो मैं कोई गाड़ी कार खरीदने जा रहा हूँ जिसका दाम कम से कम 15 लाख 20 लाख का है। अगर उसका दाम मैं पूछ रहा हूँ, डिस्काउंट तो नहीं मांग सकता, कार वाले को देगा भी नहीं। वो खुद ही बोलेगा सर थोड़ा ये डिस्काउंट है वो डिस्काउंट है, ऑनलाइन पेमेंट करोगे इतना, ये सब ठीक है। लेकिन अगर मैं उसका भी दाम जिस दिन नहीं पूछूंगा, इसका मतलब समझ लो कि मेरा औकात किस लेवल का चला गया। जो भी मिले कुछ रिलेटिव्स है मेरा, दे आर वेरी रिच, तो मैं उनको बोलता हूँ कि रोज ही सुनता हूँ कि कोई ना कोई गाड़ी लेके आ रहा है। ठीक है, एक दिन गया रिलेटिव के घर, से कम जाता हूँ बट एक दिन किसी काम से जाना पड़ा, तो तो मैं उनको बोला कि अरे उस दिन तो देखा ये वाला कार था। बोले अरे गया दुकान में पसंद आया उठा के लेके आ गए। आम लाया क्या? मिडिल क्लास लोग सोचते हैं कि अरे मार्केट में देखा मैंगो मिल रहा था लेके आ गया। वो लोग मार्केट जाते बाहर निकलते हैं, अगर गाड़ी पसंद आता उठा के लेके आ जाते हैं। इससे देखो गलत एंगल से मत लो। वो बिहेव जो वो कर रहा है गाड़ी के साथ, वैसा बिहेव मैं सब्जी के साथ कर रहा हूँ। तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बोलते हैं क्या अहंकार है भाई, कोई अहंकार नहीं। तो सब्जी के साथ जो मैं कर रहा हूँ क्या वो अहंकार नहीं? इंसान को हमेशा ना दूसरे का एक्टिविटी से खराब लगता है। सेम एक्टिविटी तुम करते हो, किसी दूसरे एंगल में करते हो। समझे? सोचना सर, इकोनॉमिक्स एक्चुअली इस तरह का फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट से कनेक्टेड है। फिलोसॉफी में और कुछ नहीं, फिलोसॉफी मैंने कोई मैंने ऐसा नहीं, लाइफ के साथ कनेक्टेड चीजें हैं, समझा दो। ठीक है, जितना फील कर पाओगे उतना बढ़िया। आई डोंट नो आप लोगों को कितना समझ में आया मेरा बात, आया ना समझ में? कनेक्ट कर पाया ना सर? ये सब किताब में लिखा होता है क्या? सर किताब में जो लिखा नहीं है वो बोलने का राइट आपको नहीं है, ऐसा कहाँ लिखा है रे? वैसे किताब में कुछ होता ही नहीं है प्रॉपरली, किताब बस एक जरिया है जिंदगी को दिखाने का। बाकी जिंदगी तो इंसान एक्सपीरियंस से ही सीखता है। द बिगेस्ट टीचर ऑफ योर लाइफ व्हाट? एक्सपीरियंस। कोई बड़ा टीचर नहीं हो सकता आपके एक्सपीरियंस के सिवा। आप अपने तजुर्बे से जो सीखोगे उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, कोई नहीं। दिस इज द सीक्रेट ऑफ लाइफ। समझ रहे सर? इसलिए एक्सपीरियंस करने से कभी ना घबराइए, जो होगा देखा जाएगा। समझ रहे सर? एक हिंदी सिनेमा में गाना है, ठीक है, अब तो जो भी होगा देखा जाएगा। क्या? जो होता है तो देखने लायक होता ही नहीं। जो होगा देखने लायक होगा, नहीं? हाँ बोलो। अच्छा, हाँ जा जा जा। अब तेरा डिमांड हुआ है तो मैं तेरे को कैसे रोकूंगा? सी आम ही नहीं, जिस आम खेल है। अच्छा, ठीक है। नहीं वो उसका पेड़ का, उसका खुद का पेड़ का आम है। वही तो बात कर रहे हैं, हमारे घर में 7 8 पेड़ हैं, तो सारे देखो, तो इनकम इलास्टिसिटी के बारे में कहते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सेम फॉर्मूला का ही कंटिन्यूएशन है, माने कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं है। इस बार बस प्राइस की जगह इनकम आ जाएगा। माने परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज डेल्टा इनकम, वाई फॉर इनकम। ठीक है, माने इसमें इनकम के परिवर्तन के कारण
आपके इनकम के परिवर्तन के कारण प्रोडक्ट की डिमांड में कितना परिवर्तन हुआ है। अभी मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा था इसी के बारे में ही बोल रहा था। आप लोगों को लग रहा था गप्पे मार रहे हैं, लग रहा था ना बैठे बैठे गप्पे मार रहे हैं। हाँ यही चीज समझा रहा था सर, आपकी इनकम के ऊपर डिपेंड करके जब आपका डिमांड में कितना प्रतिशत परिवर्तन होता है, दिस इज कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी। सभी इंसान को जिंदगी में ये चीज फेस करना पड़ता है। मेरे घर पे एक मेरा ही एक रिलेटिव तो नहीं बोलेंगे, मेरे घर पे एक मैनेजर काम करता था, अभी भी करता है नेटिव में। तो अभी बहुत रिच हो चुका है, मैनेजर ही बहुत रिच हो चुका है, ठीक है। खुद का बिजनेस वगैरह बना लिया, मैनेजर ही करता है जॉब के हिसाब से, बट खुद का भी बहुत सारा बिजनेस कर लिया। तो उसका एक कैरेक्टर था, आसपास में अगर कोई बाइक चला रहा है, जब वो साइकिल चलाता था, तो जिसका भी बाइक देखेगा ना, स्पेशली अगर वो पीयर, एक होता है ना, एक पीयर कंपैरिजन में जेलसी होता है ना, जिसका भी बाइक होगा, क्या मतलब है फालतू का तेल का खर्चा, कौन लेता है। कुछ दिन बाद देखा कि वो भी एक खरीद लिया। तो मैं बोला क्या हुआ, ठीक है, आप तो बहुत जेलस हो रहे थे, उसको बोल रहे थे नहीं खरीदना चाहिए था, वो तो खरीद लिया। बोले नहीं यार, ये तो सस्ता है, कंजम्पशन कम है, ये है वो है, उसका तो बहुत महंगा है। मैंने वो तब बेसिक मॉडल में है। एक एक जन के बाद में मोबाइल देखा तो बोले ये सब मोबाइल वेल बेकार चीज है। अभी देखता हूँ फेसबुक करते रहता है ठीक है मोबाइल में, ठीक है, मेरे को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, तो मैं लिखा कि मोबाइल क्यों ले लिया आपने, ये सब तो बेकार चीज है, ठीक है। मतलब बेसिकली वो पहले जेलस फील करेगा और अल्टीमेटली लेता जाएगा। इट्स अ कंज्यूमर बिहेवियर, ये सिर्फ उसका ही नहीं है, ये बहुत लोग का है। क्योंकि जैसे जैसे उसका इनकम बढ़ता है, जब वो उसको अचीव कर पाता है, तो उसके लिए वो डिमांड ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है। भले ही आप जेलस हो ना हो, डजेंट मैटर। ऐसे इंसान बोले ना बोले, थोड़ा बहुत जेलसी सबके अंदर थोड़ा बहुत है। वो दूसरे को मैंने बेसिकली फ्रेंड्स को देख कर, फ्रेंड्स का डेवलपमेंट देख के ना, जो दुख होता है ना, वो सारा ब्रो ब्रो खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं सर क्या हुआ। आईफोन देख के जलन हो रहा है तेरे को। अच्छा, दोस्त के पास आईफोन देख के तेरा क्या है। अच्छा तेरा 10,000 है, उसका 50,000 है, इसलिए जलन। 90,000 है, ठीक है। यहाँ पर क्लास में 10,000 वाले 90,000 का देख के जलन हो रहा है सर, समझ रहे हैं सर। औकात बढ़ा ले अपना, यही तो लोगों को चैलेंज देता है, चलो औकात बढ़ाते हैं। नहीं नहीं, ठीक है, पसंद होना चाहिए, इट्स नॉट अ बैड थिंग सर। ऐसे वो डिमांड का ही कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। अगर उसके पास नहीं होता ना, शायद आपको मन ना करता। अगर उसका फोन, तो शायद आपका जरूरत फील ही ना होता। जैसे मेरे को फील नहीं होता है, मेरे को बस जरूरत में फील होता है। ये थोड़ा अलग टाइप ऑफ एटीट्यूड है, मैंने थोड़ा सा बेटर टाइप ऑफ एटीट्यूड बोल सकता हूँ। किसी का देख के मेरे को कोई भी चीज लेने का मन नहीं करता, जेन्युइनली बोल रहा हूँ आपको। पहले पहले होता था, अभी बड़े हो रहा हूँ ना, मैच्योरिटी के साथ साथ आ जाता है। आजकल ना किसी का कोई भी चीज देख के मेरे को कोई भी चीज लेने का मन नहीं करता। अगर वो चीज मेरे को जरूरत होता है, तो चाहे महंगा भी क्यों ना हो मैं लूंगा। अगर मेरे को जरूरत नहीं लग रहा है, या फिर मैं सोच सकता हूँ कि उसका मैं जरूरत को डिले कर सकता हूँ, तो मैं डिले करूंगा। लेकिन किसी के पास है, मेरे को चाहिए, ऐसा नहीं। ये एटीट्यूड एक्चुअली मेरे को मैम ने सिखाया, ये मेरे अंदर नहीं था। मैम ये चीज बोला कि देखो किसी का क्या चीज है, ये बचपन से, मैम मेरा बचपन का दोस्त है, ठीक है। तो मैम ये चीज मेरे को क्लास स्कूल से सिखाता है, बोले किसका क्या है वो छोड़ो, तुम्हारा नीड है कि नहीं वो तुम देखो। नीड है तो लो, दाम मत सोचो। अगर दाम नहीं दे पा रहे हो, तो कोशिश करो दाम जुटाने के लिए। ये हायर लेवल मोटिवेशन है, समझ रहे थे। दूसरे का देख के लेने का इच्छा लोअर लेवल मोटिवेशन, लॉलीपॉप की तरह। बच्चे लोग का होता है ना, उसके पास लॉलीपॉप है, मेरे को भी चाहिए, मैं भी चूसूंगा। और हायर लेवल मोटिवेशन क्या है, नीड क्रिएट करना। समझ में आ रहा है कुछ। संदीप महेश्वरी नहीं बनना है मेरे को तो परसेंटेज डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई परसेंटेज डेल्टा वाई। सर आप बन नहीं पाओगे बोल के बोल रहे हो, जो सोचना है सोच लो। अच्छा, इनकम इलास्टिसिटी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा वाई इंटू वाई बाई क्यू, ठीक है। तो बेसिकली ये अनदर फॉर्मूला है। अगर परसेंटेज गिवन नहीं रहेगा,
तो आप निकाल सकते हो। ये तो आपको मैंने वहां पर भी सिखाया, बस पी की जगह वाई आ जाएगा, बाकी कुछ सब कुछ सेम है। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया है, मैथ्स क्वेश्चन भी आता है। इफ इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 100 to 110 एंड क्वांटिटी डिमांड आल्सो इंक्रीजेस फ्रॉम 50 to 55, मैंने 100 से 110 आपका इनकम बढ़ा है। पहले आप 100 रुपया कमाते थे, अभी आप 110 कमाते हो, तो प्रोडक्ट का डिमांड भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इसमें रिलेशनशिप क्या होता है कि इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ता है, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ता है। 50 से 55 हो गया, तो आपको इनकम इलास्टिसिटी पूछ रहे कितना होगा। प्राइस इलास्टिसिटी के केस में क्या था, दाम कम होने से डिमांड बढ़ता है, उसमें रिलेशनशिप क्या था, व्यस्तानुपात, मतलब इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। इसमें क्या हो गया, समानुपात, मैंने इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन, इनकम बढ़ा डिमांड बढ़ा, वहां पर क्या था, दाम कमा तो डिमांड बढ़ा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों ही इलास्टिसिटी है, पर दोनों में जो रिश्ता है वो अलग हो रहा है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 5, डेल्टा वाई इक्वल्स टू 10, वाई इक्वल्स टू 10 एंड क्यू इक्वल्स टू 50। अच्छा, यहाँ पर परसेंटेज गिवन नहीं था, तो अगर परसेंटेज गिवन नहीं था तो हम लोग इजीली कर सकते हैं, मैंने इस फॉर्मूला के थ्रू से। चेंज क्वांटिटी कितना हो गया, 50 से 55 माने 5। चेंज इनकम कितना हो जाएगा, 100 से 110 माने 10। इनकम कितना है पुराना, सॉरी, वाई इक्वल्स टू 10 माने हाँ 100 होना चाहिए, वही मैं सब, हाँ वाई इक्वल्स टू 100 होना चाहिए और क्यू इक्वल्स टू 50 होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको फॉर्मूला में पुट कर दिया तो आपको इनकम इलास्टिसिटी कितना मिला, 1। ठीक है, मैंने बेसिकली ये यूनिट इलास्टिक हुआ, इक्वल टू 1 माने यूनिट इलास्टिक। ठीक है, ना ज्यादा एक से ना एक से कम। ठीक है, अब आपको मैं समझाता हूँ, ये तो हो गया मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट कि कैसे आप इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करोगे। एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछता ही है, तो आप कर सकते हैं। फॉर्मूला याद रहेगा सर, बाकी सब चीज सेम है, बस प्राइस की जगह इनकम है, और वहां पर प्राइस के साथ डिमांड का रिलेशनशिप इनवर्स होता है, इसमें पॉजिटिव होता है, और उसमें नेगेटिव होता है, इसमें पॉजिटिव होता है। वहां पर प्रोडक्ट का दाम कम होने से डिमांड बढ़ता था, या दाम बढ़ने से डिमांड घटता था, ऐसा होता था, लेकिन फॉर्मूला वहां पर भी सेम था, परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पर फॉर्मूला हो रहा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन वाई। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया रे, बोलो सर। यस सर। यस सर। थैंक यू। अब मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूँ वो ये है सर कि इनकम इलास्टिसिटी कितने तरह का होता है, इसका भी टाइप्स है, और वो टाइप्स के साथ कुछ कनेक्टिविटी है। एग्जाम में क्वेश्चंस भी बड़ा पूछते हैं यहाँ से, बोलते हैं कि इन केस ऑफ नॉर्मल और लग्जरी गुड्स देयर विल बी पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड द डिमांड बिकॉज एज इनकम इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। लग्जरी और नॉर्मल गुड्स पे, लग्जरी और नॉर्मल गुड्स पे रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। क्यों, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा लग्जरी गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि इंसान उसी लग्जरी के लिए जैसे जीता है। गाना याद आ गया, कौन सा गाना, मैं जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, किसके लिए, लग्जरी के लिए। 90s का बड़ा फेमस गाना है। ठीक है, जैसे जैसे तुम्हारा इनकम बढ़ता जाएगा सिर्फ गाना याद करो, मैं जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लग्जरी थी जिसे मैं बहुत चाहता। लड़की फड़की मत बोलना, ठीक है, आजकल वैसे प्यार दिखता बहुत कम है। बड़ा फेमस गाना था सर 90s का, याद रह जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो लग्जरी में ऐसे ही होता है सर। अच्छा, नॉर्मल गुड्स का क्या है, नॉर्मल मैंने बेसिकली जैसे मानो, ऐसे फैन को आज के डेट में क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे कि लग्जरी बोलेंगे, पंखा, लाइट, नॉर्मल है ना, तो लाइट पंखा टीवी, टीवी नॉर्मल ना। अगर एलईडी भी ले लेते हैं क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी आजकल 10-15 हजार में आ जाता है, एआई टीवी भी आ गया। ठीक है, तो ये सब नॉर्मल है। लग्जरी में से फॉर एग्जांपल किसको ले सकते हैं लग्जरी में, दामी लग्जरी कार, हाँ चलो आईफोन को लग्जरी में दे देते हैं,
हाँ, कोई कोई बोलेगा सर नहीं आईफोन लग्जरी नहीं है। नहीं सर, ये एवरेज इंसान, अगर एक मिडिल क्लास के हिसाब से सोचो तो आईफोन लग्जरी है। हर्ष सोच रहा है जब सर मेरे को बोल रहे कि मैं लग्जरी कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं सर, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट, बट यस अगर एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से, हाँ हाँ, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लग्जरी है, ब्रांडेड प्रोडक्ट लग्जरी है। उसी का एडवर्टाइजमेंट दे रहा है मिंत्रा वाले। मिंत्रा का नया ऐड देखा आप लोगों ने? मैंने देखा। उसमें वो पागल है ना, एक डायरेक्टर बॉलीवुड का, करण जौहर, ठीक है, तो ठीक है, नहीं वो करण जौहर वो भी पागल ही तो है, ठीक है, कैसा कैसा सवाल करता है लोग, कॉफी विद करण में ऐसा ऐसा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन करके फेमस होता है। मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा क्या बड़ी बात है? वो जैसे क्वेश्चन करके करता है वैसा क्वेश्चन तो कोई भी कर लेगा, इसमें क्या ऐसे क्या चाहिए, मतलब तुम छोड़ो, अलग बात है। तो करण जौहर दिखा रहा है मिंत्रा का एडवर्टाइजमेंट में, वो जो स्क्रिप्टेड है, कि वो कियारा को बोल रहे हैं कि कियारा तुम मिंत्रा का ऐड कर रहे हो, वो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट का। तो बोलते क्यों? बोलते हैं कि अगर सब कोई ब्रांडेड पहन लेगा तो मेरे को कौन देखेगा। पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, यही एडवर्टाइजमेंट, अगर सब कोई ब्रांडेड पहन लेगा तो मेरे को कौन देखेगा। ओहो, इट्स स्क्रिप्टेड एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट है, तुम छोड़ो। वो अपना इमेज डाउन ऑब्वियसली दिखाए इसी तरह से करें। मैंने बेसिकली वो कहना ये चाहता है कि लग्जरी प्रोडक्ट हम लोग जैसे स्टार ही पहन सकता था, लेकिन अभी आम आदमी भी लग्जरी प्रोडक्ट पहनेगा, ब्रांडेड प्रोडक्ट पहनेगा। बेसिकली ये आपको लग्जरी के प्रति क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है कि देखो करण तो जल गया, अब हम भी बन जाएंगे करण जौहर जैसा कोट ब्लेजर पहन के एकदम महंगा बंदा। यही ब्रांड मैंने इस एडवर्टाइजमेंट का यही मोटो है। शाहरुख खान के साथ भी सेम है किया है। शाहरुख खान बोलता है अरे करण पागल हो गया है, हाँ क्या हो जाएगा, तेरे को कौन नहीं देखेगा, सब देखेगा तेरे को, लेने दे लोगों को, ब्रांडेड पहनने दे। नहीं शाहरुख, मेरे को कौन देखेगा, ऐसा करके एडवर्टाइजमेंट दे रहा है। जस्ट इमेजिन वो इकोनॉमिक्स का यही कॉन्सेप्ट वो देख रहा है ना। अच्छा, पहले कभी भी ब्रांडेड प्रोडक्ट का इस तरह का प्रमोशंस मिंत्रा या नॉर्मल किसी दुकान में नहीं होता था। अभी मिंत्रा से ब्रांडेड प्रोडक्ट आम आदमी खरीद रहा है। आम आदमी माने मिडिल क्लास खरीद रहा है। इसका मतलब मिडिल क्लास का एवरेज इनकम इंक्रीज हुआ है इंडिया में, कि वो एक आध लग्जरी ब्रांड पहन ही सकता है। जैसे आईफोन, पहले एक समय था कि मिडिल क्लास आईफोन छू भी नहीं सकता, बट आजकल मिडिल क्लास एक आध आईफोन ले ही सकता है। समझ रहे सर? इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर जैसे जैसे फैमिली इनकम या इंसान का इनकम बढ़ता है, लग्जरी या नॉर्मल गुड्स का डिमांड बढ़ जाता है। ठीक है सर, मिंत्रा के एड से हम लोग समझ गए, हाँ समझ तो आ रहा है। इकोनॉमिक्स वो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसी सब्जेक्ट के ऊपर बेस करके ही बिजनेस का हर एक ट्रिक्स मैटर करता है। अब जो मिंत्रा पे जो 1 मिलियन डे का जो सेल का जो भीड़ लगेगा ब्रांडेड प्रोडक्ट का, ये भीड़ के पीछे जो कारण होगा वही इकोनॉमिक्स वाला कारण, और वो भी इंडिया का मिडिल क्लास को टारगेट कर, मिडिल क्लास एंड हायर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास जाएगा नहीं, क्योंकि उनका एक महीने का सैलरी निकल जाएगा। जिसका 20-30 हजार का मंथली इनकम है, वो थोड़ी ना एक 10 हजार का प्रोडक्ट या 5-7 हजार का प्रोडक्ट खरीदने जाएगा, है ना। तो इट्स टफ फॉर देम, बट जिनका एटलीस्ट 50-60 का है, उनको क्या करेगा ना, और उसमें वो लग्जरी प्रोडक्ट है ना, ईएमआई ऑप्शन देते हैं। सपोज तुमको एक ब्लेजर मिला है जिसका दाम है 20,000, तो 20,000 तुम मान लो तुम्हारा 50,000 का सैलरी है, ठीक है, 50,000 का सैलरी है, फैमिली का खर्चा निकालने के बाद मंथली 5,000 तुम सेव कर पाते हो, 5,000 तुम्हारा सेविंग्स है। अब तुम्हारा बहुत दिन का शौक था कि इस ब्रांड का ब्लेजर पहनने का, ठीक है, अब उसका दाम क्या बता रहा है, 20,000, ठीक है, अब तुम्हारे 5,000 का सेविंग्स है सर। अब तुम मुझे बताओ 5,000 के सेविंग्स में तुम 20,000 का एक कैसे ले सकते हो, कैश में तो नहीं ले सकते। तो फिर तुमको बोल रहे हैं कि ठीक है सर, दो 20,000 है ना, 2,000 का ईएमआई कर लो, 10 महीने से दे देना। इसी तरह से फाइनेंशियल कंपनी का भी चल रहा है, बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, उनका भी बिजनेस बढ़ रहा है। सर उनका कैसे बढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स। 20,000 का प्रोडक्ट है ना, समझ रहे सर, 20,000 का प्रोडक्ट है, कंपनी इस पर डिस्काउंट दे सकता था, लेकिन अगर ईएमआई पे लोगे तो डिस्काउंट नहीं दे रहा।
कंपनी चाहता ना कैश में मे भी 18,000 का डिस्काउंट दे सकता, लेकिन कंपनी जानबूझ के नहीं देगा, आपको सीधा नो कॉस्ट ईएमआई वाला ऑप्शन दे देगा। किसको? आपको, माने कस्टमर को। अब ये 20,000 जैसे ही मानो बजाज फाइनेंस मिंत्रा के थ्रू से आपको ये ब्लेजर खरीदने के लिए ईएमआई दे रहा है। अच्छा, आपके दिमाग में चलना चाहिए तो फिर बजाज फाइनेंस का क्या इनकम होगा सर? ये 20,000 का प्रोडक्ट बजाज फाइनेंस के थ्रू से फाइनेंस हो जाएगा, आप मंथली 2,000 का ईएमआई भरोगे, इस 20,000 का 6% बजाज फाइनेंस ले देगा। हाँ, कितना हो जाता है? ये 1,200 बजाज फाइनेंस का इनकम है। मैंने बजाज फाइनेंस का क्या हो गया, 20,000 में 20,000 में उसने कमा लिया 1,200। मैंने 20,000 इन्वेस्ट, 20,000 तो मिलेगा, तो 2-2 हजार करके तो देगा ना उसको। ठीक है, मैंने बेसिकली 20,000 इन्वेस्ट करके उसने एक साल में 21,200 कमा लिया। कितना कमा लिया बजाज फाइनेंस, बोलो कितना परसेंटेज कमाया? 6%, है ना? तो इस तरह से कितना प्रोडक्ट में ईएमआई वो कर रहा है, हर एक कस्टमर से 6-6% कमाएगा, हर महीने वो कितना कमा सकता है? हर लाख टका में 20,000 में 6%, ऐसे हर लाख में अगर वो 6% 7% कमाता है तो वो इजीली, मैंने सिर्फ ईएमआई दे के ही कमा ले रहा है। उनका बिजनेस ऐसे चलता है, और उनका बिजनेस तभी ऐसे चलता है बिकॉज इसमें इकोनॉमिक्स काम करता है। कुछ माथा में जा रहा है सर? हाँ, ये पूरा खेल है दुनिया में। ठीक है, इस खेल में बिजनेसमैन हम कस्टमर को, तुम्हारे लिए नो कॉस्ट ईएमआई है, दुकानदार के लिए 20,000 का उसने 1,200 सेक्रीफाइस किया ना, इससे क्या हुआ, दुकानदार का 20,000 का कैश में सेल नहीं होता, मिंत्रा का 20,000 में सेल नहीं होता। पहले अगर मानो 20,000 का कैश में अगर ये प्रोडक्ट बेचने के लिए जरूरत होता, तो 20,000 का प्रोडक्ट खरीदने के लिए मानो 10 कस्टमर रेडी है, बट 10 में से 2 कस्टमर ही कैश कस्टमर है, कैश कस्टमर 2 है, बाकी 8 के पास 20,000 नगद नहीं है कि वो ब्लेजर 20,000 से खरीद ले। इंडिया का पॉपुलेशन का परसेंटेज कैसा है, कितना लोग रिच है और कितना लोग मिडिल क्लास है? सिंपल हिसाब है, बोलो 10 में से कितना परसेंटेज लोग मिडिल क्लास होगा, कितना परसेंटेज लोग रिच होगा? सिंपल आइडिया बताओ। अगर चलो 100 मान लेते हैं, 100%, 100% में 10% रिच है हमारे देश में, 20% मिडिल हायर मिडिल क्लास है, उसके पीछे सब मिडिल क्लास है। तो इसमें 10 में से भी सेम कैलकुलेशन कंपनी भी कर लेता है कि भाई 6 बंदा तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, 2 बंदा ट्राई करके ले सकता है और 2 बंदा ले सकता है, तो 6 बंदे का तो नहीं होगा ना। तो कंपनी 2 लोगों को सेल करना चाहेगा कि 10 लोगों को सेल करना चाहेगा? 10 लोगों को। अगर 2 कस्टमर कैश में निकल जाए तो निकल जाए, बाकी 6 या 8 लोगों को ईएमआई में कन्वर्ट करके उसका सेल बढ़ जाएगा। और ऐसा करने से क्या हो रहा है कि जो चीजें वो 20,000 में बेच रहा था, अपना प्रोडक्ट मार्जिन थोड़ा कम कर देगा, प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि कैश में बंदे को तो वो 20,000 में दे दे रहा है, लेकिन ईएमआई वाले को तो पूरा 20,000 उसके पकड़ में नहीं आ रहा है, 1,200 आ रहा है, लेकिन फिर भी उसको फायदा है सर, क्योंकि मे बी उसका उसका खरीदा हुआ है मे बी 15,000 में। दिल्ली को सर उसको कौन कर सकता है, कैश नहीं पे कर, तो मतलब उसका वही तो, बजाज ईएमआई तुम्हारा पैसा दे देगा तो उसको, बजाज, हाँ, तुम्हारा पैसा, बजाज बैंक है ना सर, उनके पास पैसा है, वो सीधा 20,000 कमीशन काट के, मैंने 20,000 में से एग्जाम्पल की थी मैं बता रहा हूँ, 1,200 काट के बाकी पैसा वो मिंत्रा को दे दे। अब तुम अगला 6 महीने में बाकी अब तुम्हारा ईएमआई भर लेना। हाँ, और इनवॉइस के ऊपर ही चार्ज करो। दिस इज हाउ बिजनेस लेवल एक्चुअली वर्क। और ये पूरा खेल डिमांड का इलास्टिसिटी, इनकम का इलास्टिसिटी, प्राइस का इलास्टिसिटी, सबको मद्देनजर रखते हुए बिजनेसमैन डिसाइड करता है, और ये करोड़ों का खेल खेलता है हम लोग, और हम लोग उस ट्रैप में इजीली फंसते और फंसेंगे, फंसते रहेंगे, ये कभी बंद नहीं होगा। फंसना है।
एज ए शॉपकीपर। हाँ, ये तो दुनिया में, अगर तुम शॉपकीपर बनोगे तो तुम भी किसी को फंसा सकते हो। ये फंसाना नहीं है, बेसिकली एक बिजनेस का ट्रिक्स है, ठीक है, जैसे ट्रिक्स, ये ट्रिक सीखना चाहिए। इसमें तो तुम किसी को लूट तो नहीं रहे हो ना, ऐसे तुम्हारे किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये बेसिकली एक तरह का बिजनेस स्किल्स है, बेच सको तो बेचो, क्या दिक्कत है। आई होप कि सबको बात समझ में आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ सर हर चीजों का जितना हो सकता है आपको प्रैक्टिकली कनेक्ट करने का, नहीं तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं। इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, EY माने इनकम इलास्टिसिटी इक्वल्स टू व्हाट, 1। तो जब ये 1 है माने परसेंटेज डेल्टा क्यू इक्वल्स टू परसेंटेज डेल्टा वाई, माने 10% अगर तुम्हारा इनकम बदला है तो 10% डिमांड बदला है। 10% में इनकम बदला तो 10% में क्वांटिटी डिमांड भी बदला। मैंने सपोज इनकम पॉजिटिवली 10% चेंज हुआ है तो डिमांड भी 10% पॉजिटिवली चेंज। तो अगर ये दोनों 10-10 है तो फिर एक हो जाएगा 1, 10/10। ग्रेटर देन 1 कब होगा, अगर डिमांड बदल रहा है 20% और इनकम बदल रहा है 10%, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1। और इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 कब होगा, इनकम हो जाएगा ज्यादा और डिमांड हो जाएगा कम। से फॉर एग्जाम्पल डिमांड बदल रहा है 10% में, इनकम बदल रहा है 20%, तो ये कितना हो जाएगा, आधा। आधा माने 0.5, 0.5 माने लेस देन 1। Sometimes above elasticities are also called greater than 0, यानी लेस देन 1 को कभी कभी ग्रेटर देन 0 भी कहा जाता है, यानी 0 से ज्यादा, 1 से कम। अब इस चीज को हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। ये तो हो गया सर पॉजिटिव इलास्टिसिटी। तो पॉजिटिव इलास्टिसिटी 3 तरह का होता है, इक्वल 1 वाला, ग्रेटर देन 1 वाला, लेस देन 1 वाला। ये कैसे टाइप ऑफ गुड्स पे देखने को मिलता है, लग्जरी और नॉर्मल गुड्स पे। तो अगर आप एक दुकानदार हो और इकोनॉमिक्स का फायदा लेना चाहते हो तो कौन सा गुड्स का बिजनेस करोगे इनकम के बेसिस पे, लग्जरी या नॉर्मल गुड्स। ये एक सब्जेक्ट नहीं है, सोल्यूशन देता है आपको, अगर आप समझ पाओ तो। नेगेटिव इलास्टिसिटी, in case of inferior goods the income elasticity of demand is negative because there will be an inverse relation between income and demand for inferior goods. There is an inverse relation between income and demand for inferior goods. As income increases, demand for inferior goods decreases and vice versa. अगर लोगों का इनकम बढ़ जाएगा तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड गिर जाएगा। now क्वेश्चन इज सर इंफीरियर गुड्स क्या होता है, बोलो। इंफीरियर का मतलब होता है लो क्वालिटी, बट सर लो क्वालिटी तो मैन टू मैन वेरी करता है। अगर आप मुझे पूछोगे रोड साइड दुकान में, जैसे फुटपाथ में जो दुकान होते हैं वहां पर भी अच्छा अच्छा खाना मिलता है, बट काफी सस्ता में मिलता है। बट जिनको फुटपाथ का खाना पसंद नहीं है या फुटपाथ में वो खा नहीं सकता, वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं मैं फुटपाथ का खाना नहीं खाऊंगा। ये उसका अहंकार नहीं है, बेसिकली वो पचा नहीं सकता, वो हजम नहीं कर पाएगा, उसको प्रॉब्लम हो सकता है उसको, क्योंकि उसका तेल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा लो क्वालिटी तेल हो सकता है, ठीक है। या फिर उसमें वेज नॉन वेज का कोई विचार नहीं रहता होगा, ठीक है। धुल धक्कड़ थोड़ा बहुत हो सकता है बिकॉज वो उतना हाइजीन मेंटेन नहीं करता होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर फुटपाथ वाला दुकान गंदा होता है, इट्स नॉट लाइक दैट, बट बहुत केस में देखा जाता है कि दे आर नॉट वेरी हाइजीन, ठीक है। सो ऐसे केसेस में ये मैन टू मैन क्या हो जाता है, हम लोग उसको लो क्वालिटी डिसाइड कर लेते हैं। तो बेसिकली ये फुल्ली एक सब्जेक्टिवली डिटरमाइन कॉन्सेप्ट है कि हम किसे लो क्वालिटी बोलेंगे और किसे हम हाई क्वालिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम लोग जैसे रेस्टोरेंट में मिडिल क्लास लोग खाने जाते हैं, सिंपल एकदम बता रहे हैं, कल अगर अंबानी आ जाए या कोई भी रिच क्लास का लोग आ जाए, हम लोग जैसे होटल में जाते हैं वैसा होटल को उन लोगों को कैसा लगेगा, लो क्वालिटी लगेगा, ये सर। मतलब हम लोग मिडिल क्लास लोग जैसे रेस्टोरेंट में जाके बोलते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट, ठीक है, शायद जो लोग रिच क्लास है उनको लगेगा भाई ये बहुत गंदा है, या टेबल लेवल साफ नहीं है, आई डोंट लाइक, तो उनको लगेगा जैसे लो क्वालिटी, ठीक है। जैसे मेरे घर में मेरे को ना, मेरे घर में जैसे मेरे भाई बहन लोग और भी हैं, तो मेरे को ना हमेशा ना, जैसे ये 25 में क्रिसमस केक होता है ना, तो क्रिसमस केक में मैं बापूजी केक लाता था
ऐसे बापूजी केक कोलकाता का, मतलब वेस्ट बंगाल का वन ऑफ द फेमस लोकल केक है, चाय की दुकान में भी मिलता है। और पता नहीं मेरे को बचपन से, जब बचपन में मैं डिस्ट्रिक्ट वगैरह के लिए क्रिकेट वगैरह खेलता था, उस टाइम पे ये मेरा सबसे फेवरेट टिफिन हुआ करता था। कहीं पर भी चले जाओ, भूख लगे, एक बापूजी केक खा लो, अगला 2 घंटा का एनर्जी आ गया। तो वो टेस्ट मेरे अंदर है, लेकिन वो इसका अगर तुम उसका प्रोसेस देखोगे, उसमें पाम ऑयल यूज करता है। इट्स रियली नॉट हाइजीन। अगर कोई लॉन्ग टर्म में खाएगा तो पचा नहीं सकता, तो फिर खराब चीज है। ठीक है। पाम ऑयल मैंने बेसिकली पाम तेल से बनता है, रिफाइंड होता है, बट इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। पाम ऑयल, पाम एक पेड़ होता है जो इंडोनेशिया में देखने में नारियल पेड़ की तरह होता है, उसका एक बीज होता है। इंडिया में भी आजकल प्रोडक्शन हो रहा है। हाँ, इट्स नॉट कोकोनट ऑयल, इट्स अ पाम ऑयल। कोकोनट पेड़ की तरह देखने में होता है। ठीक है, उसका जो बीज होता है इस लुक लाइक खजूर की तरह होता है, छोटा छोटा। ठीक है, देखने में खजूर जैसा होता है। पेड़ देखने में नारियल की तरह ही है, लेकिन उसका पेड़ थोड़ा मोटा है। पाम का जो पेड़ का जो मैंने जो इसका जो ये होता है सर, ठीक है, जिसपे वो खड़ा रहता है, उसका पेड़ जो है ना, वो ऐसे थोड़ा मोटा रहेगा, ऐसा रहेगा। देखने में बहुत सुंदर होता है, पार्क वगैरह में होता है। इको पार्क जाओगे ना, ठीक है, ये न्यू टाउन में बहुत जगह में है पाम पेड़, में देखा। क्योंकि कोलकाता वगैरह में हम लोग इस एरिया में ना ब्यूटिफिकेशन के लिए भी पाम का ट्री यूज किया जाता है। ठीक है, वो बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया हमारे देश में उसको एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं बोलने का इच्छा था, तो मैं बापूजी के खिलाफ था। तो मेरा सिस्टर लोग बोलता था, नहीं नहीं ये सब इंफीरियर क्वालिटी है, हम लोग मॉन्जिनीस का केक खाएं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट हुआ कि मेरे को बापूजी पसंद था बोल के मैं लेके आता था, दाम से कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट कोई बोलेगा बापूजी केक इंफीरियर है, कोई बोलेगा मॉन्जिनीस भी इंफीरियर है, क्योंकि उससे भी बेहतर क्वालिटी का कोई ब्रांड आ जाएगा। ऐसे है क्या, केक का कोई ब्रांड जानते हो? कोई केक का बड़ा ब्रांड? फ्लोरिश। हाँ, फ्लोरिश बोल के, ठीक है। ठीक है, ये कुकी जा, कुकी, अच्छा अच्छा, कुकी जार, ठीक है। ये सब और भी ज्यादा महंगा है ना सर? কত দাম হয়, 1 পাউন্ডের দাম কত? 5-6 হাজার টাকা, इट्स वेरी रिच। ठीक है, ठीक है। हाँ, अरे नहीं नहीं ठीक है, तो टांग खिंचाई मत करो, मैंने तो पूछा, मेरे को इतना पता नहीं है इसलिए मैं पूछा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है सर? तो ये लो क्वालिटी क्या है, तो इसका मतलब जो फ्लरिश का केक खाता होगा या कुकी जार का केक खाता होगा, उनके लिए मॉन्जिनीस इंफीरियर लगेगा, ये सर नो? और नॉर्मल मिडिल क्लास को बोलो नहीं नहीं मॉन्जिनीस का केक बेस्ट है। ठीक है, और जो मॉन्जिनीस खाते हैं उनको पूछो, वो बोलेगा बापूजी केक एकदम लो क्वालिटी है। और जो बापूजी खाता है वो बोलेगा केक ही लो क्वालिटी का। सो ये लो क्वालिटी का कॉन्सेप्ट इज फुल्ली डिपेंड ऑन द मैन टू मैन, ये बात याद रखना, क्योंकि इकोनॉमिक्स सबके लिए बना है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप कैसे बनता है सर? इन केस ऑफ इंफीरियर गुड द इनकम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। आपका इनकम बढ़ता जाएगा, लो क्वालिटी गुड्स का डिमांड गिरता जाएगा। आपका इनकम बढ़ता जाएगा, लो क्वालिटी डिमांड प्रोडक्ट का डिमांड गिरता जाएगा। जब आपका इनकम कम था तब फुटपाथ साइड में घुगनी मुड़ी खा लेते हैं। बंगाल में जैसे तुम कहीं जाओगे ना, यहाँ पर 2 चीज चलता है, घुगनी मुड़ी। घुगनी समझते हो? और मटर और आलू से जो बनता है। ठीक है, थोड़ा तुम गांव साइड में जाओगे, किसी दुकान में मिलेगा ना, क्या मिलेगा? घुगनी मुड़ी। ठीक है, और अगर थोड़ा सा टाउनशिप या हल्का सा रोड साइड है, तुमको पाव रोटी घुगनी मिलेगा, या फिर पूरी घुगनी मिलेगा, मतलब लुची तरकारी मिलेगा, कचौड़ी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही तुम्हारा पैसा थोड़ा सा बढ़ जाएगा पॉकेट में, तुमको और वो फुटपाथ वाला चीज पसंद नहीं आएगा। दैट्स इंफीरियर, इसको बोलते हैं नेगेटिव इलास्टिसिटी। इसीलिए अगर तुमको इंफीरियर गुड्स का दुकान लगाना है, सुनो सुनो, इंफीरियर गुड्स का दुकान लगाना कोई खराब चीज नहीं है अगर उसका मार्केट है तो अगर तुम सोच रहे हो कि तुमको इंफीरियर गुड्स का दुकान लगाना है, तो जहां पर लोगों का पैसा हो गया उधर मत खोलो। जैसे ममता दीदी सबको बोला है कि चॉप का दुकान खोलने के लिए, ममता दीदी भाषण में यूथ को बता रहे हैं कि अगर नौकरी नहीं मिल रहा है तो कुछ नहीं तो एक चॉप का दुकान खोल लेना, अच्छा चलता है, ऐसा करके चीफ मिनिस्टर ने बोला। ठीक है, तो तू क्या सोच रहा है, चौक का दुकान ही खोलेगा? नहीं नहीं सुनो, तुम लोग ना इस बात को लोग पॉलिटिसाइज किया है, बट मैं इस पे पॉलिटिक्स नहीं करूंगा। इसको लेके बहुत पॉलिटिक्स हुआ है,
और अभी भी चलता है, मीम्स बहुत बनाए हैं यूट्यूब में, चेक कर सकते हैं। अरे चॉपेर दुकान ही खुले ना हो ना, ऐसा करके दीदी बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ पर दीदी के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं बोलूँ, ठीक है, यहाँ पर दीदी का फैन भी बहुत है, मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता, लेकिन मैं यहाँ पर एक इकोनॉमिकल फैक्टर बताना चाहता हूँ। इसका मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट अगर यूथ को एड्रेस कर रहा है कि तुम चॉप का दुकान खोलो, माने बेसिकली वो कहना ये चाहता है इकोनॉमिकली कि तुम इंफीरियर रहो और इंफीरियर का मार्केट बनो, तुम सुपीरियर मत बनो, तो सुपीरियर का मार्केट नहीं बने। सुपीरियर, अगर यूथ को एड्रेस कर रहा है कि तुम चौपित दुकान खोलो, तो चौपित दुकान का कस्टमर कैसा होगा, किस तरह का क्वालिटी का कस्टमर आएगा, लोअर मिडिल क्लास लोग ही आएगा ना एक चौपित दुकान पे, है ना, उसमें कितना खर्चा होगा, पर एक एक चौप पर मुड़ी बेचेगा, तुम कितना कमा लेगा, 10-15 टका, है ना, सारे दिन में कितना लोगों को चौप मुड़ी खिलाएगा, कितना, एक एरिया में सुबह शाम मिला के 100 लोगों को खिला देगा, हाँ, खिला देगा 100 लोगों को, क्योंकि ऐसे दुकान तो और भी बहुत होगा ना, कंपटीशन भी बहुत होगा। तो पॉइंट ये है कि अगर लोग 8 पास 10 पास करके कर रहा है, ये बात समझ में आता है, बट तुम पूरा वेस्ट बंगाल के यूथ को जो एडुकेटेड, तो यूथ को तुम क्या बोलोगे कि भाई पढ़ा लिखा करो, साइंटिस्ट बनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, डॉक्टर बनो, तुम बड़ा सपना दिखाओ, इंडस्ट्रियलिस्ट बनो, एंटरप्रेन्योर बनो, तुम्हारे, तुम सपना भी दिखा रहे हो तो छोटा सपना दिखा रहे हो, सपना दिखाने में कोई बुराई नहीं है, बट तुम सपना क्या दिखा रहे हो, छोटा सपना दिखा रहे हो। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस ड्रीम, मैं बोल रहा हूँ कि एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री, ये सपना तो माँ बाप बच्चे को दिखाते हैं, अगर जब बच्चा कुछ नहीं करता है, चल ना तले पढ़ा एक दुकान ही खोल, है ना, ये माँ बाप कभी कभी जो गरीब माँ बाप होते हैं अपने बच्चे को बोलते हैं चल एक दुकान खोलते हैं, मैं भी हेल्प करूंगा, चलेगा, फैमिली बच जाएगा। ये एक गरीब माँ बाप अपने बच्चे को ऐसा सपना दिखा सकता है, एक चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट नहीं दिखा सकता। नहीं सर, तुम नहीं, इट्स नॉट अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट का मैटर नहीं है, बेसिकली तुम सोचो तुम एक स्टेट का सीएम, तुम पे कितना, एक चीज बोलूं सर, जब इंसान को कुछ नहीं मिलता है ना, तो वो चौप का दुकान ही खोलेगा, ये बोलने का जरूरत नहीं है, ये बोलने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये सीएम के मुंह से ये बात शोभा नहीं देता। तुम बड़ा कुछ बताओ ना, चौप का दुकान खोलने के लिए किसी को बोलेगा साइकिल रिपेयरिंग का दुकान खोलो, हो तुम बात समझ नहीं रहे हो, किस लेवल में वो बिलोंग कर रहा है, सीएम लेवल में बिलोंग, उसका उसके ऊपर उम्मीद क्या है कि स्टेट को एकदम, क्या उसने एक अलग लेवल का डेवलप करेगा, तो उसका लेवल ऑफ टॉकिंग क्या होगा, बड़ा बड़ा सपना दिखाए, छोटा सपना क्यों दिखाए, मेरा कॉन्सेप्ट है ऐसा। क्योंकि आप सीएम हो, कोई पढ़ा का मतलब कोई ऐसे लोकल कोई बड़ा दादा नहीं है कि, या कोई बड़ा भाई नहीं है कि यार ठीक है तेरा कुछ हो नहीं रहा है, चलना एक काम करते दुकान खोलता है, ऐसा सजेशन तो बहुत लोग दे देते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है सर, आई एम नॉट अगेंस्ट द सीएम, बट मैं बोल रहा हूँ कि एक सीएम के मुंह से क्या निकलना चाहिए, एक पीएम के मुंह से क्या निकलना चाहिए। तो अच्छा, कल अगर मानो यही बात कल प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल देता, चलो तुमको दीदी से प्यार है, मोहब्बत है, अगर अगर सोचो कि कल ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल देता, तुम क्या बोलते हैं कि खुद चाय की दुकान में काम किया था बचपन में पापा का, सोचो, जिसने खुद चाय की दुकान में काम किया बचपन में, वो आज तक किसी को चाय की दुकान में काम करने का सपना नहीं दिखाता है, वो सबको बोलते हैं कि अगर मेरे जैसा चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप भी बन सकते हो, वो ये सपना दिखाता है, देयर इज अ डिफरेंस। নিজেকে ছোট রেখে ও চাইছে যে মানে नीचे के छोटों को ना, वो अपना जर्नी बता रहे हैं कि किस लेवल पे तुम अपने आप को लेके जा सकते हो, वो बेसिकली सीधा सीधा बोल रहे हो। ऋतिक रोशन ने एक मूवी बनाया था, बिहार का एक बड़ा फेमस टीचर है उसके ऊपर, आनंद कुमार का, उस मूवी में एक डायलॉग था, ठीक है, सुपर 30, ठीक है, जिसके एक बैच में 30 बच्चा था, 30 बच्चे को आईआईटी का चांस मिला था, उसके ऊपर था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार है। यानी सिंपल कहने का मतलब है कि कोई गांधी टाइटल होल्ड करने से ही भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा,
भारत का प्रधानमंत्री वो बनेगा जो हकदार है, सिंपल बात। तो सिमिलरली चीफ मिनिस्टर, जैसे ममता दीदी भी तो काफी लड़के बना है ना। तो वही कहना चाह, ये वो बड़ा सपना दिखा ना, छोटा छोटा सपना में लोगों को बांध के तुम एक्चुअली, तो फिर मार्केट क्या बनेगा, इन्फीरियर का मार्केट बनेगा। तब दिल्ली बॉम्बे के लिए कोलकाता क्या हो जाएगा, दिल्ली बॉम्बे बैंगलोर के हिसाब से कोलकाता क्या हो जाएगा, एक इन्फीरियर क्वालिटी हो जाएगा। और हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं हम लोग ठीक है, लेकिन सर उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड गिरते जा रहा है। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स आना नहीं चाहेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ डेवलप नहीं होगा, हॉस्पिटल अच्छा फैसिलिटीज नहीं दे पाएगा, हर बात में किसी पे मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, बैंगलोर क्यों भागते हो, बंगाल में तो सब कुछ है। तो फिर मेडिकल फैसिलिटीज, इतना डॉक्टर है, हर बंगाली फैमिली में डॉक्टर मिल जाए, कुछ बने ना बने बाबा डॉक्टर बन, इंजीनियर बन गए। तो फिर इतना डॉक्टर होने के बाद भी कुछ जरूरत पड़ता है तो बैंगलोर या साउथ इंडिया क्यों भागते हैं? हाँ, समझ में आ रहा है ना सर, बिकॉज यहाँ पर क्वालिटी इंफीरियर होते जा रहा है। और यहाँ पर जो अच्छा डॉक्टर बन रहा है वो फॉरेन चले जा रहा है या दूसरे स्टेट में जाके काम कर रहा है, अपने स्टेट में नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि तुम बड़ा कुछ बताओ यार, बंगाल का पोटेंशियल बहुत है, ये स्वामी विवेकानंद का स्टेट है, रविन्द्रनाथ टैगोर का स्टेट है, ये लोग दुनिया में क्या किया सर, इंफीरियर चीज नहीं बेचा, सुपीरियर चीज बेचा। तो जो स्टेट से सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लोग, जिनके ऊपर भारत का नेशनल एंथम देख लो, भारत का माने ओवरऑल जो माने डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट का जो बिल्डअप है, वो बंगालीज हैं। तो जिन्होंने ये सब दिया देश को, वो स्टेट क्या सोच रहा है? देयर इज अ डिफरेंस। वो छोड़ो सर, उसमें बात नहीं करो, ये मैन टू मैन वेरी करता है, उसमें वो मैं पर्सनली पूछेगा तो मैं हाँ बोलूंगा। ठीक है, लेकिन दैट्स द डिफरेंस ऑब्वियसली। अच्छा, तो समझ में आ गया नेगेटिव इलास्टिसिटी। ठीक है, इनकम बढ़ने से इंफीरियर प्रोडक्ट का इलास्टिसिटी, मैंने सॉरी इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम हो जाता है। तो तुम अगर इंफीरियर गुड्स का मार्केट में बिजनेस करना चाहते हो तो वहां पर जाके देखो कि भाई कहाँ पर लो क्वालिटी प्रोडक्ट का मार्केट है, तो फिर वहां पर दुकान खोलो। आप बिलीव नहीं करोगे, आज हल्दीराम, ठीक है, मैं उस दिन हल्दीराम का सोन पापड़ी का पैकेट दे रहा था, आप लोग जानते हैं ना सोन पापड़ी का पैकेट, अपना फर्स्ट नाम है। हल्दीराम का सोन पापड़ी। मैं सोचता था कि, सोचता नहीं, मैं पहले भी यूज करता था, कभी कभी खरीद के लाता था पैकेट में जो मिलता है, काफी अच्छा था। आजकल देख रहे हैं सर सोन पापड़ी, एक 100 रुपया 150 टका पैकेट वाला, एक 200 टका पैकेट वाला, एक 250 टका 300 टका पैकेट वाला। ठीक है, तो हल्दीराम का सोन पापड़ी, हल्दीराम ने क्वालिटी को क्यों डिटोरिएट किया जानते हो? ब्रांड तो सेम है, पैकेजिंग भी सेम है, लेकिन अंदर खोलोगे तो पता चलेगा कि सोन पापड़ी की क्वालिटी में आसमान जमीन फर्क है। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि लो क्वालिटी का भी मार्केट है, तो जब लो क्वालिटी का भी मार्केट है तो लो क्वालिटी प्रोडक्ट भी बेचेंगे, बिक रहा है एकदम हार्ड, दांत में देखो तो दांत टूट जाए, बट मार्केट है उसका भी। तो अच्छा, क्या वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट को हायर मिडिल क्लास या रिच क्लास में बेचेगा? नहीं, उसके लिए भी वो मार्केट ढूंढा सर्वे करके कि कहां पर मेरा ये 100 रुपया पैकेट बिकेगा। अंडरस्टैंड ना सर, इकोनॉमिक्स आपको बिजनेस सिखाता है, वही मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने। इलास्टिसिटी इक्वल्स टू जीरो इन केस ऑफ नेसेसरीज, whether income increase or decrease, whether income increase or decrease, demand remains the same, so zero income elasticity is found। तो नेगेटिव इलास्टिसिटी में इनकम इलास्टिसिटी लेस देन जीरो होता है। ठीक है, वो किसके केस में होता है? इंफीरियर के केस में होता है। और इलास्टिसिटी पे क्या होता है सर? जीरो इलास्टिसिटी पे क्या होता है? नेसेसिटीज गुड्स, नेसेसिटी में मैंने तुम्हारा इनकम बढ़े गिरे, जो जरूरी चीज है वो तो तुम खरीदोगे, है ना, तो उसका क्या इलास्टिसिटी हो जाएगा? इनकम के केस में जीरो इलास्टिसिटी, याद रहेगा। जैसे उधर भी मैंने ग्राफ पढ़ाया था, सिमिलरली ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इधर भी है। मैंने कॉन्सेप्ट इज लाइक, जैसे जैसे कैरेक्टर है, कैरेक्टर को पुट करो बन जाएगा,
मैं 1 दिखा रहा हूँ, बाकी आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। इक्वल्स टू 1 दिखा देते हैं, बाकी घर पे एक बार खुद ड्रॉ कर लेना, ठीक है। जैसे इलास्टिसिटी 1 का मतलब है कि अगर इनकम 10% में चेंज होता है, क्वांटिटी डिमांड भी 10% में चेंज हो। तो इसको ऐसे करते हैं कि पहले प्रोडक्ट का दाम 10% रखते हैं, पहले, फिर बाद में दाम को बढ़ा, सॉरी इनकम पहले आपको 100% रखते हैं, फिर इनकम को बढ़ा के 110% कर देते हैं। पहले 50 क्वांटिटी यूज करते थे, अभी 55 क्वांटिटी यूज करेंगे, ठीक है। दाम बढ़, मेरा इनकम बढ़ा तो मेरा डिमांड बढ़ रहा है। हाँ हाँ हाँ, क्यों 10% बाई 10%? 10/10 1 होता है ना। ओहो, वो तो मैंने जस्ट एक ऐसे ही दी, मैंने ऐसे ही दी, ऐसे 50 से 55 और 100 से ठीक ही तो किया सर। 100 से 110, 10% का ही चेंज किया, और 50 to 55 ये भी तो 10% का ही चेंज है, सही किया। मतलब कोइंसिडेंटली हो गया, मैंने इतना सोचा नहीं, पर कोइंसिडेंटली हो गया, इसलिए मैं जब बोला मैं उसको उसका ध्यान नहीं दिया बात पे, बाद में पता चला सर 10% ही किया है। अब जब मेरा इनकम 100 रुपीज था, तो मेरे को कितना क्वांटिटी डिमांड हो रहा था? 50। जैसे ही मेरा इनकम बढ़ गया, अब मैं 50 क्वांटिटी नहीं मांग रहा हूँ सर, 55 क्वांटिटी मांग रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन इज दैट, इसमें जो डिमांड कब ड्रॉप हो रहा है सर, ये ऐसा हो रहा है। इसको नॉर्मली डिमांड कब डाउनवर्ड होते हैं, बट ऐसे केसेस में अपवर्ड होगा। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप पॉजिटिव है, बिकॉज रिलेशनशिप पॉजिटिव है, इसीलिए डिमांड कब देखने में ऐसा हो रहा है। याद रहेगा सर? हाँ, इनकम इलास्टिसिटी का डिमांड कब डाउनवर्ड नहीं होता, अपवर्ड होता है हर केस में, एक्सेप्ट वेरी फ्यू। अच्छा, अब सेम टू सेम, जब इनकम ग्रेटर देन 1 होगा तो इनकम का चेंजेस 10%, तो डिमांड का चेंजेस 20%। इनकम अगर लेस देन 1 होगा, इनकम का चेंजेस 20%, तो डिमांड का चेंजेस 10%। तो बाकी जैसे पुट करोगे हो जाएगा, है ना। इंफीरियर गुड्स के केस में खेल थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें तो रिलेशन इनवर्स हो रहा है ना, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड गिरेगा, तो डिमांड का कैसे बनेगा, अपवर्ड की डाउनवर्ड। इनकम बढ़ता जाएगा आपका, इनकम बढ़ता जाएगा। देखो सिंपल, मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ, आपका इनकम इधर है, से फॉर एग्जांपल आपका इनकम 100 है, 150 है, 200 है, 300 है, 500 है, ऐसा। डिमांड मानो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ऐसा। जब आपका 100 इनकम था, 10 क्वांटिटी, 150 हुआ 20 क्वांटिटी, 200 हुआ 30 क्वांटिटी, 300 हुआ और बढ़े। मैं बेसिकली, अब जब ऐसे इसको आप लोग टच करके निकालोगे तो कैसे बनेगा, डाउनवर्ड। नहीं समझे? फिर से दिखाएं, चलो मैं 3 पॉइंट, 100, 200, 300, चलो 3 पॉइंट ले लें। 10, हाँ, 20, 30, ठीक है। जब आपका इनकम 100 होगा, तो आपका डिमांड कम होगा कि ज्यादा होगा कंपेयर टू 300? ये सब आपका इनकम है, और ये आपका डिमांड है। तो जब इनकम कम, डिमांड कम, इनकम थोड़ा बढ़ा, डिमांड और बढ़ाओ, इनकम थोड़ा और बढ़ा, ठीक है। हाँ बोलो। बेसिकली तो डिमांड कम है। ओ अच्छा, मैं उल्टा बोल रहा हूँ ना। Sorry. इसका इनकम बढ़ने से डिमांड घटेगा, इसीलिए ग्राफ बन नहीं रहा। जब आपका इसीलिए ग्राफ नहीं बन रहा है, तभी मैं सोच रहा हूँ 10, 20, 30, 100, 200, 300। जब आपका इनकम कम है, डिमांड ज्यादा करोगे इन्फीरियर का, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 100 पे 30, सॉरी 200 पे 20, 30, 300 पे 10। इनकम बढ़ेगा तो इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स घर पे कम लाओगे। मैं बोल एक रहा हूँ और कर कुछ और रहा हूँ। देखा थोड़ा सा मैंने, इसलिए बोलते हैं कंसंट्रेशन घटेगा तो दुर्घटना घटेगा, ठीक है। अच्छा किया सर, उसने ना बोला कि समझ में नहीं आया, ठीक है, वैसे नहीं, ऐसे ऐसा कर रहा था, तो मैं उसी से मेरे को लगा कि चलो फिर से बोलते हैं। अगर मैं फिर से ना बोलता तो शायद स्किप होके चला जाता, वो सोचता सर ने बोला होगा तो सही बोला होगा।
ए मेरा गलती तुम लोग पकड़ पाए थे? हेलो सर, आपका गलती पकड़ने नहीं बैठे सर, ये मैं ही बोल देता हूँ मन का बात। ये सबको समझ में आया रे? यस सर। हाँ सर। ठीक है सर। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका इनकम कम रहेगा डिमांड ज्यादा रहेगा इंफीरियर का, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा डिमांड और थोड़ा कम हो जाएगा, इनकम और बढ़ेगा डिमांड और घटेगा, ऐसा ही तो होता है। हाँ, वही आपका फ्लोरिश का केक, फिर मॉन्जिनिस का केक और बापूजी का केक। ठीक है नहीं, वो लोग नाम दिया है कि बापूजी केक। तुम ये बापूजी केक, तुम किसी भी चाय के दुकान में जाके बोलना दादा एक बापूजी केक का पैकेट दो। वो जो छोटा सा है हाफ सौ बड़े वो ठीक, सबको पता है यहाँ बंगाल में, बंगाल क्या आसपास के बहुत सारे स्टेट में मिलता है, चाय के दुकान में ही मिलता है ज्यादातर केस में। ऐसे डबला के अंदर रहता है, हाफ केक तरह ऐसा देखने में होता है, उसी को हम लोग यहाँ पर बापूजी केक बोलते हैं। उसका और भी ब्रांड निकल गया है, बट बापूजी इज वेरी फेमस। उसका टर्नओवर कितना है जानते हो बापूजी केक का? उसका टर्नओवर है एनुअली 100 करोड़ का। मैं एक दिन बापूजी केक का मैं केस स्टडीज कर रहा था, मैंने साले गुड्स इंफीरियर है तो क्या होगा। हाँ, हावड़ा का है। हावड़ा में एक जगह है शिवपुर बोल के, उलूबेड़िया के बाद। ठीक है, वहां पर है। बोलो बोलो। टर्नओवर का मतलब? टर्नओवर का मतलब है सर कि तुमने कितना सेल करते हो, तुमने कितना सेल किया साल भर में, जितना अमाउंट का तुम सेल करोगे उसको हम लोग बोलते हैं टर्न। इसको रेवेन्यू भी बोलता है। एकदम लोकल केक है बाबूजी केक, ऐसे ऐसे देखने में होता है, बहुत लोग देखे होंगे। ये है इसका ऐसा, बहुत पॉपुलर है। ठीक है, बाबूजी केक मार्केट शेयर। ऑलरेडी इसके ऊपर किसी ने केस स्टडीज किया है। ठीक है, सवेरी चाय की दुकान में मिलता है, मैं बोला ना आपको इट्स अ 50 years old केक ऑलमोस्ट। हावड़ा में है सर, 1973 में। आई थिंक ये बापूजी नाम में भी महात्मा गांधी का फैन होगा। ठीक है, हावड़ा बेकरी प्राइवेट लिमिटेड, 60 पैसे से चालू किया था केक का दाम। ठीक है, आज इसका दाम हो गया है 7 टका। ठीक है, 7 टका में। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका केस स्टडीज कर सकते हो। इट्स अ ह्यूज मार्केट साइज, ह्यूज मार्केट साइज। चाय के दुकान में, रेलवे प्लेटफॉर्म में। ठीक है, मैंने क्या नहीं किया ये केक का मार्केटिंग। मैंने आपको मैं बोल रहा हूँ ना 50-100 करोड़ कमाता है ये। भले ही इंफीरियर क्वालिटी हो, लेकिन मार्केट कौन सा पकड़ा? इंफीरियर वाला ही मार्केट पकड़ा। तो ऐसा नहीं है कि इंफीरियर चीजें बेच के भी, ठीक है, आप सुपीरियर बन सकते हो। यू हैव टू फाइंड द मार्केट। विदेश विदेश में मैं आपको चीज लेस का कॉन्सेप्ट बता रहा था कि अमेरिका जो लेस बनाता है, हाँ हाँ, अमेरिका जो लेस, ये लेस तो अमेरिकन कंपनी है। लेस का जो ब्रांड इंडिया में जो बिकता है, जो प्रोडक्ट बिकता है लेस के अंदर जो चिप्स होता है, वो चिप्स वो लोग पाम ऑयल में बेच, मैंने बेसिकली उसको फ्राई करता है। बट अमेरिका में जो बेचता है वहां पर पाम ऑयल बैंड है, बिकॉज पाम ऑयल इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ये साइंटिफिकली हाँ सर, वहाँ मेडिकली, वेजिटेबल ऑयल यूज होता है वहाँ पे। ठीक है, वो लोग यूज करता है ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सब यूज करता है। चलो ऑलिव छोड़ते हैं, सनफ्लावर ऑयल यूज करो। इंडिया में तो सनफ्लावर तो मिलता है ना, ऑलिव थोड़ा महंगा हो जाएगा। सनफ्लावर तो यूज कर सकते हैं, बट वो लोग सनफ्लावर भी यूज नहीं करता, बिकॉज इंडियन मार्केट गरीब मार्केट है। तो गरीब मार्केट के लिए, लेकिन यहाँ पर इंडिया में रिच गरीब सब कोई लेस का चिप्स खाते हैं। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट गरीब के लिए है या मिडिल क्लास के लिए है, तो उनको फायदा मैंने फर्क नहीं पड़ा। वो पाम ऑयल सस्ता में, एक लीटर पाम ऑयल नॉर्मल अगर होलसेल रेट में देगा तो 40-50 टका में लीटर आ जाता है। वहां पर सनफ्लावर कम से कम 100-150 टका लीटर आता है। तो उनको कितना फायदा होता होगा सोचो। तो रिसेंटली कुछ लोगों ने केस किया फूड इंडस्ट्रीज में कि इतना बड़ा ब्रांड है,
तो कम से कम पाम ऑयल तो ना खिलाएं, कोई लोकल कंपनी करे पाम ऑयल से समझ में आता है। तुम तो इंटरनेशनल ब्रांड हो, तुम तो कम से कम सनफ्लावर ऑयल यूज करो। रिसेंटली एक नोटिफिकेशन देके बोला कि हम लोग अभी से पाम ऑयल बंद कर देंगे और सनफ्लावर यूज करेंगे। नेस्ले का जो मैगी का पैकेट है उसमें लेड यूज करता था। लेड माने सीसा, जिसको हम लोग एक तरह का मिनरल्स होता है ना, लेड। ये लेड जो है एक तरह का धातु होता है ना सर, नहीं जानते लेड? हाँ, जिससे पेंसिल्स का जो बनता है, ठीक है, ग्राफाइट का ही एक चीज है ना सर। हाँ, तो वो लेड इज नॉट वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ, लेकिन अगर आप एक मिनिमम अमाउंट में यूज तो इतना अनहेल्दी भी नहीं है। तो एक्चुअली नीचे का ग्रिप सब टूट गया है, इतना अनहेल्दी भी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं यूज करना चाहिए। तो मेडिकली जितना एक ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक ठाक है उतना ही लेड वो यूज कर सकता था। लेकिन ये जो मैगी में जो लोगों को लत लगा ना सर, बच्चा लोग ऐसे जो पागल की तरह शाम होते ही मैगी चाहिए, स्कूल में नाश्ता में मैगी चाहिए, ये जो नशा हो गया ना, ये नशा क्यों हुआ जानते हो? उस लेड के कारण, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा मात्रा में यूज कर रहा था और उसमें नशा होता है, टेस्ट एनहांस हो जाता है उसमें। तो फिर उसके लिए 2014 में एक बहुत बड़ा केस बना था और उसमें मैगी बैन कर दिया गया था। उसके बाद मैगी ने फिर से उसको हटाया, मेडिकली फिर प्रूव लिया, लाइसेंस लिया, फिर टेस्ट थोड़ा खराब हुआ, मार्केट शेयर भी गिरा। अभी तो और प्रॉब्लम है, इसलिए उसने वो यूज करना बंद कर दिया। और अभी देखना मैगी का टेस्ट, अगर तुम 10 साल पहले मैगी खाए हो और अभी खाओगे तो टेस्ट में काफी डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि वो जो एनहांसर उसका था ना वो सब यूज नहीं कर पाता वो। बहुत मैटर है सर, समझ में आ रहा है सर? इकोनॉमिक्स आपको क्या क्या प्रैक्टिकली बता सकता है, मैं आपको बता नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो एप्पल जूस नहीं है। मैंने बेसिकली वो उसका केमिकल फॉर्मेशन है कुछ। नहीं नहीं, एप्पल नहीं होता है। हाँ, मैंने बेसिकली वो केमिकली उसको बनाते हैं, उसका कुछ केमिस्ट्री फॉर्मुलेशन लेता है। मेरे को इतना नॉलेज नहीं है कि कैसे निकाल सकता है, बट बेसिकली उसमें एप्पल नहीं होता है, मैंने ना के बराबर। मैंने वो एप्पी फीस जो एप्पल जूस के हिसाब से वो बेच रहा है, तो दैट इज नॉट एग्जैक्टली एप्पल जूस, ठीक है। और खा के जो जो कड़क करके जो डकार आता है ना, तो बेसिकली वही सोडियम कार्बोनेटेड वाटर ही है, ठीक है। ठीक है, जिसमें तुमको तुमको एडवर्टाइजमेंट में क्या दे रहे हैं, खाओ और एनर्जेटिक हो जाओ। बेसिकली वो एनर्जेटिक नहीं करता, तुम्हारे पेट को सड़ाता है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, तुम कभी कोको कोला पेप्सी को बाथरूम टॉयलेट में यूज कर, अगर बहुत पुराना दाग है देखो कैसे जाता है कि नहीं जाता, चला जाएगा, गारंटी चलती, मैंने यूज करके देखा। भैया एक कोका कोला दे दे, अभी एक नहीं खाना। कार्बोनेटेड है, कार्बन है, कार्बन, सोडियम कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं उसको। मेरे को इतना केमिस्ट्री नहीं पता। हाँ, वो सोडियम के लिए होता है, ठीक है। वो एक्चुअली क्या करता है ना, डकार तो दे देता है, ठीक है, ठीक है, डकार दे के आपको हजम तो करा देता है, लेकिन तुम्हारे पेट को अंदर से सड़ा देता है। जैसे अगर वो केमिक, तुम सोचो कि अगर कोई एक इतना हार्ड स्टेन को हटा सकता है, तो पेट में जाके वो कौन सा स्टेन को हटा रहा है? म्यूकस हटा रहा है। मैंने एक्चुअली गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाता है हमारे शरीर में, गुड बैक्टीरिया होते हैं ना, वही तो एक्चुअली हमारा डाइजेशन प्रोसेस को हेल्प करता है, ठीक है। तो गुड बैक्टीरिया को पूरा खत्म कर देता है। और उसके बाद क्या होता है ना, तुम्हारा पूरा हजम का प्रॉब्लम हो जाएगा लॉन्ग टर्म में। फिर तुम नेचुरली कोई भी चीज पचा नहीं सकते। जब भी कुछ खाओगे, बिरयानी खाना है या कुछ भी हार्ड चीज खाओगे, कोक का बॉटल लेके ही बैठोगे, पीते जाओ खाते जाओ, पीते जाओ खाते जाओ। और आजकल फैशन हो चुका है, आजकल फैशन हो चुका है ना, कोई भी हार्ड चीज जब भी खाने बैठते कोक का बॉटल एक लेके ही बैठते, करते हैं और खाते जाते हैं। सच बोल दिया ना, खराब मत लो, मैं आपको बता रहा हूँ सब। इसीलिए तो बोला मैंने,
वो जो अनईजी लगता है उसीलिए तो मैं बोला। लेकिन अगर कोई रेगुलर हैबिट, देखो एक आध बार खाओ कोई इशू नहीं है, बट अगर कोई रेगुलर हैबिट कर लेता है ना, तो लॉन्ग रन में जाके तुम्हारा जो नेचुरल डाइजेशन प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा, और फिर डॉक्टर के पास जा जाके ही खत्म हो जाएगा। एटलीस्ट देखो, ऐसे इंसान जब से एज बढ़ेगा ना, तबीयत बहुत सारा खराब, किसी का तबीयत एकदम बहुत अच्छा नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ हर किसी का होता है। घर में माँ पापा भी एजेड हो रहा है, उनको देख के भी समझ में आता होगा ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, लेकिन एटलीस्ट खाने पीने का हजम वाला प्रॉब्लम तो ना आए, कम से कम उतना तो हाथ में रहे। तो ये सब बोलने से बच्चा लोग दुखी हो जाएगा, नहीं बोलना चाहिए। कोका कोला का बिजनेस गिर जाएगा क्या? कुछ नहीं होगा। मेरे से ऐड वापस से एक ऐड कर क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो किया था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किया था, उसके सामने कोक था और पानी का बॉटल था, तो हटा दिया था कोक का बॉटल। देखा नहीं आप लोगों ने? वो वर्ल्ड कप में हुआ था। तो फिर क्यों किया उसने? उसको पता है इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, इसलिए वो बोला कि क्योंकि दुनिया उसको जानता है, मानता है। एड मैंने बेसिकली देखो, वो उसमें वो एड नहीं देता है बेसिकली, स्पॉन्सरशिप था। तो जब भी मैंने मेन कैप्टन या प्लेयर जब बात करने आता है तो उसके सामने बॉटल रख दिया जाता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्या बोल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दुनिया सुनता है, उसका करोड़ों फॉलोअर्स है ना, मिलियन बिलियन फॉलोअर्स है। तो बिलियन फॉलोअर्स देख रहे हैं कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो कोक को सामने रख के बात करे, इसका मतलब वो कोक पीता होगा, लेकिन वो कोक छूता तक नहीं, इसीलिए उसने कोक को हटा दिया था। बहुत कंट्रोवर्सी बात है। ऐसा बोला था ना, दम होना चाहिए सर, क्योंकि यहाँ पर मैटर इज नॉट अगेंस्ट द कोक, इट्स अबाउट द स्पॉन्सरशिप। इसमें पूरा टूर्नामेंट चलता है, वो तो प्लेयर है, टूर्नामेंट थोड़ी ऑर्गेनाइज कर रहा है, उन लोगों का फंडिंग बंद हो जाएगा। तो बहुत जिगरा चाहिए, विराट कोहली नहीं कर पाता। हाँ ये रहेगा, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बहुत बड़ा नेम है, विराट कोहली कर पाएगा? अच्छा, नेसेसिटीज के केस में आपका डिमांड कब कैसे देखने में होगा? ये उल्टा हो गया सर, हाँ डाउनवर्ड हो गया। नेसेसिटीज में कैसे कैसे होगा? आपका इनकम कहीं पर भी हो, इनकम कहीं पर भी हो, डिमांड सेम रहेगा। तो इलास्टिसिटी यहाँ पर क्या है? जीरो। इसमें एक इंटरेस्ट, हाँ पार्टिकल, हाँ एग्जैक्टली बोल सकते हो सर। अब यहाँ पर एक चीज देखो, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 कैसे देखने में था? लिटिल बिट अपवर्ड। इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 थोड़ा सा स्टीपनेस ज्यादा है, इलास्टिसिटी लेस देन 1 उससे थोड़ा ज्यादा स्टीप है। इलास्टिसिटी लेस देन 0, सॉरी इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 0 ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, और इलास्टिसिटी लेस देन 0 नेगेटिव स्लोप। ये जो ग्राफ फूट हुआ ना, मैं क्या किया सर, इसका जो सब्सटेंसेस है उसको बस मैंने प्लॉट किया, इसको 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 इसे और इसे, जब इसको जोड़ दिया गया एक कार्व बना। इस कार्व का एक नाम है, दिस इज नोन एज एंजल्स कार्व। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज ऑल्सो नोन एज इनकम कंजम्पशन कर्व। इनकम के ऊपर कंजम्पशन पैटर्न देखने में जो जैसा होता है, उसको अगर ग्राफिकली प्लॉट किया जाए तो एक ऐसा शेप होता है। तो दिस इज नोन एज इनकम कंजम्पशन कर्व। एंड जिस इकोनॉमिस्ट ने इस चीज को देखा था, उनके नाम पे इसका नाम दिया गया है, तो नाम पड़ा है एंजल्स। ठीक है, तो ग्राफ देख के पहचान लोगे ना, पहचान कौन। नेक्स्ट आता है सर, इनकम इलास्टिसिटी के बाद आता है क्रॉस इलास्टिसिटी। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है कॉम्पेयर टू इनकम इलास्टिसिटी, तो प्लीज पेशेंस रखो और 2 मिनट का ध्यान थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, समझ में आ जाएगा। हम लोगों ने जब इलास्टिसिटी पढ़ा था या डिमांड की बेसिक्स पढ़ा था, उस टाइम पे हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था कि भाई डिमांड तुम किस पे डिपेंड करते हो। तो आप लोगों ने मेरे को भी जवाब दिया था, बार बार देते रहते हो
कि पर डिमांड तुम प्राइस पर डिपेंड करते हो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पे डिपेंड करते हो, इनकम पे डिपेंड करते हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर पे डिपेंड करते हो, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड करते हो प्राइस पे, एज वेल एज अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करते हो। ये जो क्रॉस इलास्टिसिटी है ना सर, ये किस पे डिपेंड करता है बोलो तो? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के ऊपर डिपेंड करके जिस तरह का इलास्टिसिटी जनरेट होता है मार्केट में, उसे क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दो तरह का होता है, वन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड्स, अनदर इज कॉल्ड, बोलो, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स बने एक की जगह दूसरा यूज कर सकते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री बने दोनों एक साथ यूज करें, एक का कोई काम नहीं है। पहले भी ये सब बात हो चुका है। अब यहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी फिर कैसे कैलकुलेट होगा? क्रॉस इलास्टिसिटी को ऐसे बोलेंगे E और उसके नीचे C। इसको फॉर्मूला करके ऐसे लिखते हैं, परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी ऑफ एक्स प्रोडक्ट, से फॉर एग्जांपल एक्स फॉर कॉफी, divided by percentage delta price of Y product, Y for say for example टी। तो चाय के दाम पे माने टी के प्राइस के ऊपर बेस करके कॉफी के डिमांड में जितना परिवर्तन होगा वो होता है उसका क्रॉस इलास्टिसिटी। अच्छा, यहां पर मैंने सब्स्टिट्यूट गुड्स पे बात किया, टी कॉफी मैंने सब्स्टिट्यूट गुड्स। अच्छा, यहाँ पर एक्स और वाई प्रोडक्ट को आप सब्स्टिट्यूट ना लेके कॉम्प्लीमेंट्री भी ले सकते हो, कार एंड पेट्रोल। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पेट्रोल के प्राइस के ऊपर डिपेंड करके कार का मार्केट डिमांड में जितना प्रतिशत चेंजेस होगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस इलास्टिसिटी। आप एक्स एंड वाई में किसी को भी पुट करो, बस देख लो कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है कि सब्स्टिट्यूट है। अब इसको कैलकुलेट करके इसके आंसर से भी बहुत कुछ पता चलता है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे बात हो रहा है कि सब्स्टिट्यूट पे। तो अगला 10-15 मिनट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैजिक की तरह कुछ चीज समझ में आएगा। सीरियसली यू कैन फील इट्स लाइक अ मैजिक, एक मैथमेटिकल मैजिक जो इकोनॉमिक्स में बहुत हेल्प करता है। ज्यादातर केस में स्कूल लेवल में भी ना ये सब पढ़ाया जाता है, लोग ना इसका फॉर्मूला को रट लेता है, अगर क्वेश्चन पूछता वगैरह है तो फॉर्मूला को लिख के आ जाता है, और एग्जाम में भी इतना क्वेश्चन पूछता नहीं क्रॉस वगैरह से, तो इग्नोर करता है। लेकिन क्योंकि प्रोफेशनल लेवल में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए क्योंकि आगे जाके आप लोग एक कंसल्टेंट बनोगे, तो अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं होगा तो फिर किसको होगा, है ना? तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया जाता है। अच्छा, ये तो हो गया फॉर्मूला, और ये हो जाता है जब आपको परसेंटेज गिवन नहीं रहेगा तो ऐसे कर सकते हो, मैंने चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स, चेंज इन प्राइस ऑफ वाई इंटू ओरिजिनल प्राइस ऑफ वाई एंड ओरिजिनल प्राइस ऑफ एक्स। एक्स एंड वाई में भी सब्स्टिट्यूट, में भी कॉम्प्लीमेंट्री, जो मैं ऑलरेडी आपको बता दिया। अब इसमें दो तरह का चीज होता है, एक होता है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी और एक होता है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी। In case of substitute goods, for example, tea and coffee, there is a positive relations. So positive cross elasticity is found here. Positive elasticity lies between 0 to infinity. Negative elasticity कैसे होता है? Cross elasticity in case of complementary goods like car and petrol, and there is an inverse relation. So negative cross elasticity is found here. Negative lies between -0 to -infinity. सर ये तो हो गया डेफिनेशन टाइप्स, समझा भी दो, चलो समझाते हैं। समझाने के लिए मैं आपको कैलकुलेशंस या एग्जांपल हेल्प का हेल्प लेता हूं सर, हेल्प लेने से सुविधा हो जाएगा। इफ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स इंक्रीजेस बाय 5%, मान के चलते हैं, चलो पहले यहां पर मैं पहले एक्स को टी मान लेता हूं और वाई को कॉफी मान लेता हूं। नॉर्मली क्यों टी और कॉफी यूज कर रहे हैं? क्योंकि वी ऑल नो दैट कि एक इंसान एक साथ चाय और कॉफी कंज्यूम नहीं करता है,
या तो चाय करेगा या तो कॉफी करेगा। सर हम कॉकटेल पीते हैं। अब कोई होगा, तो वो तो अलग ड्रिंक। नहीं नहीं, कॉकटेल माने टी है। कॉकटेल का ऐसे मतलब क्या होता है, जब दो तीन फ्लेवर को किसी चीज का मिला दो तो वो कॉकटेल बोलते हैं। हाँ हाँ, अल्कोहल आजकल अगर नॉन अल्कोहल हो तो क्या बोलते हैं, मॉकटेल। यार कोई मतलब है, हाँ, कुछ भी नाम दे दो। हाँ, दारू पिला दो तो कॉकटेल, बिना दारू का मॉकटेल। हाँ हाँ, नहीं नहीं मैं कॉकटेल नहीं पीता, तेरे लिए मॉकटेल है ना, अलग ही स्वैग होता है। चलो अलग बात है, मेरे को ये सब बात कम समझ में आता है। इवन वो अलग अलग ड्रिंक्स मिलता है ना रेस्टोरेंट में, ठीक है, तो एक बार क्या है, ड्रिंक्स में बोला देखो मेरे को ना ये सब पता नहीं क्या ड्रिंक है, आप लोग क्या ड्रिंक के नाम पे क्या, दोस्त लोगों के साथ गया था, हम लोग अल्कोहल पिला दोगे, मेरे को नहीं पीना है तुम लोग के साथ। तो मेरे को बोलते तू ना वर्जिन मोजितो पी ले, ठीक है। जानते हो तुम लोग, हाँ, क्या बोलते हैं एक्चुअली बेसिकली क्या है, नींबू पानी। हाँ वही, नहीं वही सोडा नींबू पानी है, ठीक है। ठीक है, तो मैं बोला वर्जिन मोजितो, मोहितो बोल, हाँ मोहितो होता है या फ्रेंच वर्ड है क्या, जो भी हो, मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो मैं बोला क्या मोजितो मोहितो क्या बोल रहे हैं, होगा। तो मैं बोला अच्छा ठीक है। तो फिर मेरे को दिखाया कि देख ऐसे इमेज था उसका, देख ऐसे सादा चीज है, कोई अल्कोहल नहीं है। मैं बोला, चलो ठीक है। तो मैं पिया, मैंने बोला, ये तो नींबू पानी है, घर पे तो पीते ही है, इसको दुकान में कौन 100 टका देके पीता है। तो बोलते हैं, तो वो लोग मेरे ऊपर हंसता है, तुम लोग जो हंसना है हंसो भी, मैं तो सीधा बात करूंगा। तो फिर जो भी हो, वो वर्जिन मोहितो या मोजितो क्या क्या नाम बोला, मैंने चलो ठीक। तो वो लोग सब क्या क्या कॉकटेल वगैरह सब लिया पिया, चलो मजा कर। अब पॉइंट ये है कि मेरे को ये सब समझ में ही कम आता है, ठीक है। इवन अगर कहीं पर ड्रिंक्स मिलता है तो मैं जाके पूछता हूँ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो वो नाम बोलता है तो मैं फिर भी उसको रिपीट नहीं बोल पाता, ठीक है। मेरे को नाम ही पता नहीं, नाम नहीं, इवन अगर नॉन अल्कोहलिक को भी समझ में नहीं आएगा, मेरे को तो कुछ भी नहीं समझ में आता, ठीक है। वो कितना ड्रिंक्स का क्या नाम है जो भी हो, मैं देखता हूँ कि वो लीची लिखा रहता है। फिर एक बार एक के साथ गया, वो कलर उसका हो जा रहा है ब्लू कलर का, ठीक है, तो उसको भी क्या नाम बोला हमने क्या, हाँ ब्लू ब्लू लेगन, लगुन, अच्छा ठीक है। तो मैं बोला वो ब्लू देखने में अच्छा लग रहा है, वही पिला दे भाई। हाँ 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 हाँ, ठीक है। ये अल्कोहल तो नहीं होता है ना, मॉकटेल, हाँ जूस, मेरे को नहीं पता सर। मैं दुकान में जाके ऐसे ही देखते रहते, ऐसे जूस पीने का मन करता है, अरे चलो ट्राई करते हैं। वो अभी नहीं, बाद में बोलेगा। सर आप भी ना बात करते करते सब बात निकाल लेते। अच्छा ठीक है, तेरे को सफाई गाने का जरूरत नहीं है, छोड़। अच्छा देख, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है कि एक्स को मैंने टी मान लिया और वाई को मैंने कॉफी मान लिया। तो बोलता है कि नॉर्मली ऐसे मैं मान के चलता हूँ कि इफ डिमांड ऑफ एक्स इंक्रीजेस, माने अगर चाय का डिमांड बढ़ता है 5% रेट में, तो प्राइस ऑफ वाई इंक्रीजेस, माने अगर चाय का डिमांड बढ़ जाएगा तो कॉफी का दाम बढ़ जाएगा। ऐसा होता है, अगर चाय का डिमांड बढ़ गया तो कॉफी का दाम बढ़ गया, ऐसा हो सकता है। नहीं हो सकता, इसको उल्टा पढ़ो, अगर कॉफी का दाम बढ़ गया तो चाय का डिमांड बढ़ता है, ऐसा हो सकता है। दाम बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया। कॉफी का दाम बढ़ा, चाय का डिमांड बढ़ा, ऐसा हो सकता है ना। हाँ हो सकता है। अरे बोट के ईयरफोन का दाम बढ़ा, ये तो जाएगा नॉइस करने। ओ हाँ हाँ, ठीक है, बात एक ही लिखा है, लेकिन देखो तुम कैसे पढ़ रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुमको कैसे समझ में आता है। मैंने बोला कि पहले मैं बोला कि चाय का दाम डिमांड बढ़ा और कॉफी का दाम बढ़ा, प्राइस बढ़ा। तो तुम बोला ऐसा नहीं होता है, लेकिन तुम ऐसे उल्टा पढ़ा कि कॉफी का दाम बढ़ गया इसलिए चाय का डिमांड बढ़ गया, ये तो हो सकता है ना। सो इज पॉसिबल है ना, ऐसा तो होता ही है, क्योंकि सब्सटीट्यूट गुड्स है। तो इसका 5% में इंक्रीज हुआ, तो हम लोग क्या जानते हैं, परसेंटेज डेल्टा क्वांटिटी एक्स, एक्स माने क्या था टी, तो उसके जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे 5, क्योंकि ऑलरेडी परसेंटेज गिवन है। और वाई का कितना है
परसेंटेज डेल्टा पी वाई, इसका कितना है 20%। तो 5% बाई 20% कितना होता है 1/4। 1/4 माने होता है 0.25। 0.25 माने लेस देन 1। नाउ यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि सर ये जो लेस देन 1 आया, ये जो लेस देन 1 आया या 0.25 आया, ये क्या इंडिकेट करता है जानते हो? ये इंडिकेट करता है x एंड y आर सब्स्टिट्यूट। सर कैसे? इसको समझने के लिए आपको और 2 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट्री का भी एग्जांपल सेट करना, फिर मैं कंपेयर करूंगा तो क्लैरिटी मिलेगा। इफ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ A इंक्रीज बाय 10% एंड द प्राइस ऑफ B डिक्रीज बाय 20%, ध्यान से सुनना, A प्रोडक्ट का डिमांड 10% में बढ़ा है जब B प्रोडक्ट का प्राइस 20% में गिरा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर A प्रोडक्ट को कार मान लेते हैं और B प्रोडक्ट को पेट्रोल मान लेते हैं, चलेगा? मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कार का डिमांड 10% में इंक्रीज किया है क्योंकि पेट्रोल का प्राइस 20% में डिक्रीज किया है। तो यहाँ पर हमें पूछता है कि A एंड B प्रोडक्ट के बीच में क्रॉस इलास्टिसिटी कितना है, या फिर ऐसे बोलो कि कार और पेट्रोल के बीच में क्रॉस इलास्टिसिटी कितना है। अब इसको अगर मैं फॉर्मूला में डालूं, अगेन सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मूला में डालेंगे क्योंकि परसेंटेज गिवन है, तो सीधा मार देना परसेंटेज डेल्टा क्यू एक्स डिवाइडेड बाई परसेंटेज डेल्टा पी बी, ऐसे करके परसेंटेज डेल्टा क्यू ए डिवाइडेड बाई परसेंटेज डेल्टा पी बी। 10% बाई 20% कितना हो गया? 0.5, ठीक है, दैट इज द पॉइंट। इसके सामने माइनस लगाएगा, माइनस 0.5 इंडिकेट्स दैट ए आर बी आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पेट्रोल एंड कार ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तुम्हारे पास पेट्रोल है, क्या करेगा? पेट्रोल से क्या आग जलाएगा? पेट्रोल गाड़ी चलाने के लिए होता है ना। तो तुम्हारे पास सिर्फ पेट्रोल का कोई काम नहीं है और सिर्फ कार का भी कोई मतलब नहीं है। घर पे कार रख के क्या करेगा? म्यूजियम पे सजा के रखेगा। तो पेट्रोल का वैल्यू तब होता है जब कार होता है, और कार का वैल्यू तब होता है जब पेट्रोल होता है। दोनों है तो कुछ वैल्यू है, अकेला का कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट के बीच में क्या हो रहा है, जब पेट्रोल का प्राइस गिर गया कार का डिमांड बढ़ गया, इसका प्राइस गिरा इसका डिमांड बढ़ा। तो रिलेशनशिप कैसे हुआ? नेगेटिव ना। ये गिरने से ये बढ़ता है, या फिर ऐसे बोलो कि ये बढ़ने से ये गिरता है। समझ में आया? तो जब रिलेशनशिप नेगेटिव है, इसलिए जो आंसर मिला है हमें उसके सामने एक माइनस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि गुड कॉम्प्लीमेंट्री है इसलिए। और ये माइनस क्यों दिखा रहे? क्योंकि रिश्ता नाता नेगेटिव है। यानी ऐसा नहीं कि एक बढ़ने से दूसरा बढ़ता है, एक के गिरने पे ही दूसरा बढ़ता है। अगर गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, तो तुमको माइनस पुट करना चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का माने इलास्टिसिटी -0 से लेके -∞ तक होता है। क्योंकि ये माइनस कहां से आया? बिकॉज ऑफ देयर रिलेशंस। बिकॉज ऑफ देयर रिलेशंस, रिलेशन माने एक के प्राइस के साथ दूसरे का डिमांड का रिलेशन कैसा है? नेगेटिव। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। माइनस का कॉन्सेप्ट माने बेसिकली जब दोनों प्रोडक्ट का रिलेशनशिप नेगेटिव है। नेगेटिव रिलेशन मैंने समझ रहे हो ना सर? नेगेटिव को हम लोग इनवर्स भी बोलते हैं, है ना। और इनवर्स चीजों पे हम लोग नेगेटिव यूज कर सकते हैं ना, कि रिलेशनशिप इनवर्स है या नेगेटिव है। तो ऐसे तो मेरा कितना आया था? हाफ आया था। हाफ मैंने 0.5, 0.5 मैंने लेस देन 1। तो लेस देन 1 को नेगेटिव देने का कोई मतलब नहीं था, बिकॉज ए प्रोडक्ट और बी प्रोडक्ट मैंने ए प्रोडक्ट मैंने क्या माना था? ए इक्वल्स टू कार, बी इक्वल्स टू पेट्रोल। मैंने बोला कि अगर पेट्रोल का प्राइस गिरता है, सपोज पेट्रोल 100 रुपीज में चल रहा था, गिर के 80 में आ गया, मार्केट में पहले काफी सारा लोग कार खरीद नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि पेट्रोल 100 चला गया, 100 पार हो गया, तो लोग गाड़ी खरीदने के लिए नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि गाड़ी खरीदना एक चीज होता है और गाड़ी को रेगुलर बेसिस में मेंटेन करना दूसरा चीज होता है। जो लोग मिडिल क्लास होते हैं ना, जिनको बहुत दिन से गाड़ी का शौक था, मैंने ऐसा बहुत लोगों को जानता हूँ सर, ठीक है। मेरे घर के बगल में एक स्कूल टीचर है, तो उसका बहुत बचपन से शौक था कि कार खरीदना है। तो जैसे ही उसका पैसा हुआ, स्कूल टीचर बना, काफी दिनों तक स्कूल का टीचिंग किया, फिर जाके एक कार लिया, एक ऑल्टो लिया सर, ठीक है। तो मैं देखता था कि उसका ऑल्टो कार उसके घर पे ही रहता था। तो मैं एक दिन सर को बोला, सर कभी
गाड़ी लेके निकला करिए, ठीक है। तो बोलते हाँ हाँ बेरोई तो मतलब निकलते तो है। हमने कहाँ से, देखते तो नहीं है, गाड़ी तो जहाँ है वैसे गैरेज के सामने ही खड़ा रहता है। तो फिर एक दिन अपनी बीवी के साथ झगड़ा चल रहा है, ठीक है। उसका बीवी बोल रहे चलो गाड़ी गाड़ी निकालो जाएंगे। वो एक्चुअली प्रोग्राम वगैरह करता था, वो डांस वगैरह गाना वगैरह का सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है ना, तो उसका, और हम लोग उस टीचर के पास पढ़ते भी थे। तो हम लोग के सामने घर पे झगड़ा चल रहा है, हम लोग को कान पे आ रहा है। तो उसका बीवी बोल रहा है कि गाड़ी निकालो, सब कोई गाड़ी करके जाएगा। तो वो बोल रहा है, वो जो है वो बोल रहे हैं नहीं नहीं पेट्रोल का दाम जानते हो कितना है, गाड़ी करके नहीं जाएंगे, ठीक है। तब हम सबको पता चला कि वो गाड़ी क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि उनको रिकरिंग एक्सपेंस का चिंता है। इसका मतलब ये भी होता है ना कि मिडिल क्लास जो कंजूसी सोच होता है, वो सोच वाले लोग बहुत होते हैं। वो जैसे ही पेट्रोल का दाम गिरेगा तभी कार खरीदेगा, नहीं तो नहीं। अगर बच्चा जिद भी कर ले, पापा बोलेगा नहीं नहीं बाबू इतना महंगा पेट्रोल का खर्चा हम लोग नहीं चला सकते, अभी रुक जाओ। समझ में आ रहा है। अगर नेटवर्क का जो चार्जेस है ये अगर महंगा हो जाएगा, मोबाइल खरीदना कम हो जाएगा। स्मार्टफोन अगर कल जियो 500 की जगह 1000 टका का या 1500 टका का चार्ज कर दे मंथली, कितना लोग स्मार्टफोन यूज करेगा। इवन आज भी 300 टका 350 टका का मंथली रिचार्ज होता है। बहुत सारे लोग आज भी 300 350 का रिचार्ज नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है सर। स्टूडेंट लाइफ में सभी को ऐसे ही करते हैं सर, ठीक है। तो जैसे ही मानो ये इंटरनेट का खर्चा 300 350 से मानो 100 150 में आ जाता है मंथली पैकेज, 1.5 GB प्लस अनलिमिटेड फ्री। कितना सारा लोग और स्मार्टफोन परचेज करेगा बोलो तो। पूरा रिश्ता है इसका। और बिना इंटरनेट का स्मार्टफोन का क्या काम। समझ में आ रहा है। तो रिलेशनशिप नेगेटिव समझ में आ रहा है। एक का दाम बढ़ने से दूसरे का डिमांड गिरता है, एक का दाम कम होने से दूसरे का डिमांड बढ़ता है। तो ये रिलेशन इनवर्स है या नेगेटिव है। इसीलिए अगर दो प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो रहा है, जैसे नेटवर्क क्या बोलते हैं उसको, डेटा पैक के साथ मोबाइल फोन, रिलेशनशिप कैसा है। डेटा पैक एंड स्मार्टफोन कैसे रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। तो रिलेशनशिप नेगेटिव है क्योंकि इसका दाम बढ़ने से इसका डिमांड घटता है, या फिर इसका दाम कम होने से इसका डिमांड बढ़ता है। इसी रिलेशन को मेंटेन करने के लिए माइनस साइन दिया जाता है। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में वापस चलो, जो मैंने तब समझाया नहीं, जस्ट बताया कैलकुलेशन करके। वहां पर पॉजिटिव था, और पॉजिटिव क्यों था, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट था। मैंने आपको बताया था टी और कॉफी में, टी एंड कॉफी, अगर टी का डिमांड बढ़ता है कॉफी का प्राइस बढ़ता है। या फिर ऐसे रीड करो कि इफ कॉफी प्राइस इंक्रीजेस टी डिमांड आल्सो इंक्रीजेस, बिकॉज जैसे ही कॉफी का प्राइस इंक्रीज करेगा ना, जो लोग कॉफी पीता था वो लोग कॉफी से शिफ्ट होके चाय में चला जाएगा। अगर एक कप कॉफी पहले 20 रुपीज में आता था, अभी 40 रुपीज हो गया। हो सकता है मे बी इंडिया में कॉफी प्रोडक्शन नहीं हुआ किसी कारण से, तो 20 का कॉफी 20 रुपीज का आपका कॉफी 40 रुपीज में बिक रहा है। तो काफी सारे लोग जो 20 अफोर्ड कर सकता था 40 अफोर्ड नहीं कर सकता है। वो क्या बोलेगा, भाई चल यार कॉफी नहीं पीते चाय में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली मार्केट में चाय का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें क्या हुआ, कॉफी का प्राइस इंक्रीज और टी का डिमांड इंक्रीज। तो प्राइस इंक्रीज डिमांड इंक्रीज, रिलेशन कैसा है। यहां पर प्रोडक्ट के रिलेशन को समझना पड़ेगा, यानी एक के प्राइस के साथ दूसरे के डिमांड का क्या रिश्ता है। अगर ये बात समझ जाते हो तो आप समझ लेना कि जो भी आपका पॉइंट आएगा, जैसे यहाँ पर 0.25 है, इसमें प्लस साइन क्यों दिया, क्योंकि दोनों गुड्स में रिलेशनशिप सब्स्टिट्यूट गुड्स का है। और अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का होगा तो हम लोग साइन क्या देंगे, प्लस। हाँ, प्लस साइन देना जरूरी होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, क्योंकि अगर गुड्स सब्स्टिट्यूट है तो माने उनके माने 0.25 तो है पर ये पॉजिटिव है, और उसके केस में 0.5 था पर वो नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री है। बिकॉज ये चीज पहले ही आपको समझा दिया कि क्रॉस इलास्टिसिटी में पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी होता है
जब दो सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है और उसका इलास्टिसिटी 0 से लेके इन्फिनिटी तक रहता है पॉजिटिव में, और अगर नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है तो -0 से लेके -इन्फिनिटी तक होता है, क्योंकि गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री। समझ में आया सर? हाँ, इन लोगों का क्या खबर है बोलो सर? सुमित, शुभंकर, श्रेया, ऋषिता, खुशी, सतांशी, समझ में आ रहा है सर? हाँ सर समझे। ओके, तो ये है डिफरेंट काइंड ऑफ इलास्टिसिटी और उसका एक्सप्लेनेशन। याद तो रहेगा ना सर? नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, मैं हल्का सा स्टार्टिंग दे देता हूँ, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ये डिमांड का ही एक एक्सटेंशन टॉपिक है, एंड टॉपिक का नाम है सर कंज्यूमर बिहेवियर। ये कंज्यूमर बिहेवियर बेसिकली मार्केटिंग वाले बहुत यूज करते हैं रियल लाइफ। ये जो बहुत सारे लोग MBA इन मार्केटिंग करता है, ठीक है, उनको जाके पूछना कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, समझा दे। अगर आपका कोई भी फ्रेंड हो, सीनियर हो, और वो MBA मार्केटिंग करता है, क्योंकि देखो हम लोग चार्टर्ड या CS या CMA लेवल में मार्केटिंग का कोई स्कोप नहीं है, तो मार्केटिंग का स्कोप एक्चुअली वही MBA लेवल में ही थोड़ा बहुत सीखने का मौका मिलता है। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है, आजकल बीकॉम में भी मार्केटिंग का स्ट्रीम आया है सर। ये वाला पंखा ऑफ कर दे, एक बार उठा था तभी बोल देता, अच्छा होता, कोई बात नहीं। मार्केटिंग टॉपिक के साथ ये ऊपर एकदम ऊपर, थैंक यू सर। मार्केटिंग के टॉपिक के साथ इस टॉपिक का क्या रिलेशन है मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि मार्केटिंग में भी ना कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत डिटेल्स में समझाया जाता है, और ये एग्जैक्टली सेम टॉपिक समझा जाता है, बस वहां पर वो बार बार मार्केटिंग वाला वर्ड यूज करता है, वहां पर वो बार बार मार्केटिंग वाला वर्ड को यूज करता है। तो सर इसके साथ क्या कनेक्टिविटी मार्केटिंग का? चलो पूछना सर। हाँ, MBA मार्केटिंग दोस्तों लोग, कंज्यूमर बिहेवियर समझा दो। अगर समझा दिया तो मेरे को आके बोलना। ओहो, अगर समझा दिया तो बोलना कि हाँ सर मेरा एक दोस्त है या सीनियर है, मेरे को समझा दिया, ठीक है? हाँ, अरे मिल जाएगा मिल जाएगा, ज्यादातर लोग MBA में मार्केटिंग ही पढ़ता है। तो ज़्यादा इंजीनियर टाइम के मार्क्स आज नहीं तो कल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। नहीं तो यूट्यूब वाला है ना। ऑल वांट हैव सम फीचर। नहीं, मैं एक्चुअली यूट्यूब नहीं करने बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कि तुम सर्वे करो, जो MBA मार्केटिंग कर रहा है उसको कितना समझ आया कंज्यूमर बिहेवियर। और मैं तुम जो पढ़ रहे हो उसका, देखो वो लोग स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, तो तुमको पता होना चाहिए कि वो स्पेशलाइजेशन पे क्या ऐसा सीख रहे हैं, ठीक है? तो तुम्हें भी एक क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। और अगर वो नहीं बोल, हाँ क्या था? सर आप किसने किया? मेरा फाइनेंस ही था, क्योंकि इधर कोर फाइनेंस था, तो मैं फिर और दूसरे इच्छा था मार्केटिंग में, मेरे को मैं मार्केटिंग का क्लास भी करता था कॉलेज में, तो क्योंकि मेरा मार्केटिंग इनबिल्ड है, तो जो मार्केटिंग का हेड होता था मेरे को बहुत प्यार करता था, मेरे को कभी कभी बुला लेता था, बोले देख फाइनेंस का बंदा है, तुम लोगों से ज्यादा मार्केटिंग समझता है, ठीक है? बहुत प्यार करता था मेरे को। मैं एक मात्र बंदा था मेरे MBA कॉलेज में कि मैंने जब प्रोजेक्ट सबमिट करना था तो मैं टीचर से स्पेशल परमिशन लिया कि सर मेरे को तीनों डिपार्टमेंट नॉर्मली MBA में पॉपुलर होता है, HR, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, ठीक है? तो मैं पूरा कॉलेज में एकमात्र बंदा था कि मैंने बोला कि मेरे को तीनों चीजों पे ही प्रोजेक्ट बनाना है। मैंने सब कोई अपना अपना, कोई बोल रहे मैं सिर्फ मार्केटिंग, तो नॉर्मल है कि मार्केटिंग का बंदा मार्केटिंग का प्रोजेक्ट करेगा, फाइनेंस का बंदा फाइनेंस पे करेगा, HR का बंदा HR पे करेगा। मैं जाके HOD को बोला कि सर मेरे को ना ऐसे सभी चीजों में करना है, तो बोलता है कि तुम पागल हो। नहीं सर आप नहीं समझ रहे। बोले ऐसा क्यों करना चाहता है? तो हम बोले एक्चुअली सिर्फ मार्केटिंग से बिजनेस नहीं बनता है, और क्योंकि हम लोग बिजनेस का पढ़ाई कर रहे हैं, और हम लोगों को क्लास में ऐसा तो नहीं कि जब मार्केटिंग का मैंने फाइनेंस पढ़ रहे हैं उसमें भी मार्केटिंग का 1-2 पेपर रहता है, और जो मार्केटिंग पढ़ते हैं उनको भी फाइनेंस पढ़ा जाता है और HR भी पढ़ा जाता है। मैंने मेन और मेजर और इसमें एक डिफरेंसेस होता है, बट पढ़ाया जाता है सबको, ठीक है? तो क्यों पढ़ाया गया फिर? तो मेरा कहना था कि एक्चुअली मेरा हमेशा से एम था एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट, तो इसलिए मैंने स्पेशल परमिशन मांगा, क्योंकि प्रोजेक्ट करेंगे तो एक आइडिया मिलेगा, ठीक है? फिर उसमें प्रेजेंटेशन करेंगे तो और अच्छा आइडिया मिलेगा। मेरे को मार्क्स से लेना देना नहीं था, तो मेरे को टीचर ने बोला, एक ही चीज बोला कि जब इंटरव्यू होगा, मैंने जब प्रोजेक्ट होगा एक्सटर्नल पे यूनिवर्सिटी के कैंपस में,
मेरा WPUT था, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको अभी मैकआउट सब बोलते हैं। तो तो उस टाइम पे जब तुम उधर जाओगे तो वहां पर तो सारे डिपार्टमेंट के लोग होंगे, तुमको तो चारों एंगल से क्वेश्चन करेगा, तो सबका जवाब दे देगा। अगर नहीं दे पाएगा तो फिर मार्क्स कटेगा। हाँ बोली मैम कुछ नहीं तो 60 तो मिल ही जाएगा ना। बोले हाँ, मेरे को ना मार्क्स से लेना देना नहीं है। बोले क्यों मैम, मेरे को प्लेसमेंट मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता। बोले ऐसा क्यों, मैं बोली मैं बोला तो फर्क नहीं पड़ता, बस आप मुझे बोलो कि ये परमिशन आप देखोगे, मेरे को करना है, मेरे को करना है। अरे मेरे को इसलिए प्लेसमेंट से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा इधर और फाइनेंस का पढ़ाई चल रहा है, मेरे को प्लेसमेंट से क्या लेना देना। ठीक है, ठीक है। अगर मेरा मार्क्स कम भी आ जाए क्या फर्क हो जाएगा मेरे, ठीक है। तो बाकी लोग तो 80-90 के पीछे भाग रहा है, मैं बोला मैं पास तो मैं करूंगा उसको, क्योंकि किसी को प्रोजेक्ट में फेल तो नहीं कराता है, अटेंड होने से ही पास करा देता है। मैं बोली चलो यार करना है, मेरे गलती हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि एक छोटा सा गलती हो गया था। मैंने पूरा प्रोजेक्ट किया था, एक मिल्क इंडस्ट्री बनाने का एक प्रोजेक्ट किया था। एक्चुअली उस टाइम पे मेरे फैमिली में मिल्क का एक फैक्ट्री का काम चल रहा था, ठीक है, फैमिली बिजनेस पे। तो उसमें तो मैं बोला कि चलो एक काम करते हैं, जो बिजनेस होने वाला है इसी के ऊपर पूरा प्रोजेक्ट करते हैं। तो इसलिए मेरे को सुविधा क्या हुआ कि पापा का जितना दोस्त लोग था, मैंने जो लोग मिलकर एक्चुअली बना रहा था, वो फैक्ट्री अभी बन चुका है मिदनापुर टाउन में। पापा अभी नहीं है उस बिजनेस के अंदर, बट स्टार्टिंग में पापा थे एज ए शेयर होल्डर। तो मैं बोले चलो ठीक है कि करते हैं, इसी में प्रोजेक्ट करते हैं। तो मैं पूरा रियल लाइफ प्रोजेक्ट का पूरा उसमें पूरा फोकस किया कि कैसे एक बिजनेस बनाया जाता है, कैसे एक इंडस्ट्री खड़ा किया जाता है। तो एकदम रूट लेवल में जाके सारा ओरिजिनल डेटा कलेक्ट किया। बाकी सब तो बस कॉपी पेस्ट लाया और डाल दिया, मैंने सारा चीज खुद से किया। क्यों, क्योंकि मेरे को बिजनेस जानना था। अब जिसको जानना होगा ना उसको कोई नहीं रोक सकता, जिसको बस पास करना है वो तो प्रोजेक्ट मिलता है, खरीदो, दे दो, पेज नंबर का वो फर्स्ट पेज को चेंज करो, ऐसा ही लोग करते। मेरे को नहीं था, तो मेरे को कॉलेज टीचर्स भी हेल्प नहीं कर पाता था। क्यों जानते हैं, क्योंकि मैं उनको प्रैक्टिकल चीज पूछता था और वो लोग मेरे को किताबी ज्ञान देता था। इसलिए मेरे को कोई कॉलेज टीचर हेल्प ही नहीं करता था, सिर्फ वो प्रेजेंटेशन पे ही कुछ बोलता। अदरवाइज वो किसी भी मैटर पे मेरे को कोई हेल्प नहीं कर पाता। बोलते देखो तुमने, फिर जब ना वो लोग हेल्प नहीं कर पाता था, मेरे को बोलता था तुमने चूज किया तुम देखो, हम लोग नहीं जानते, एक्सटर्नल क्या मार्क्स देगा हमें नहीं पता, अगर कम मार्क्स मिलेगा तुम बोल नहीं पाते, तुम्हारा जिम्मेदारी। तो लास्ट में मार्क्स मिल गया था। एक छोटा सा गलती कर दिया था कि मैंने फाइनेंस का जो कैलकुलेशन दिखाया था उसमें मार्केटिंग का जो खर्चा है वो ऐड करना भूल, और वही क्वेश्चन मेरे को पूछा था कि तुमने जो मार्केटिंग का खर्चा दिखाया वो फाइनेंस में कहाँ है, तुमने तो कहीं पर भी मार्केटिंग का कॉस्ट नहीं दिया। एक्चुअली ये दिमाग में मेरे को बाहर हो गया था कि मार्केटिंग का खर्चा भी तो एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन पे ऐड करना चाहिए, और ये मैंने नहीं किया था, वो लोग ढूंढ ढूंढ के उसी को निकाला, ठीक है। और मैंने वो चीज गलती कर दिया था, क्योंकि एक्चुअली करने के टाइम पे हेल्प नहीं मिल रहा था, टेंशन में आ गया था, मार्केटिंग को पूरा अलग कर दिया, और उसमें जो कॉस्टिंग निकला उसको मेरे को फाइनेंस पे, मैं वहां पर प्योर कॉस्टिंग यूज किया, क्योंकि इंडस्ट्री बनना था। तो इंडस्ट्री में क्या कॉस्ट बनेगा, क्या दाम पे बिकेगा, मार्केटिंग चीज को किया, पर मार्केटिंग का खर्चा को ऐड करना चाहिए था, वो चीज दिमाग में क्लिक नहीं किया, क्योंकि उतना मैच्योरिटी भी नहीं था, ठीक है। ये गड़बड़ कर दिया। और उसी में मेरे को बोला अदरवाइज इट्स ओके, बट तुमने, ये तो टेक्निकल एरर हो गया ना। तो सबको एक्चुअली, बाकी सबके केस में तो मजाक मस्ती किया, मेरे केस में सब सीरियस हो गया प्रोजेक्ट के कारण में, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट उनके लिए भी तो बहुत मुश्किल हो रहा है ना, क्योंकि मैंने तो पूरा बिजनेस का प्रोजेक्ट लेके चला, बाकी लोग तो कोई कोई टॉपिक उठा के प्रोजेक्ट किया है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बिटवीन दो कंपनी, ज्यादातर मार्केटिंग का प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं। फाइनेंस में कैश फ्लो का एक स्टेटमेंट निकाल के दे दिया, वर्किंग कैपिटल का एक प्रोजेक्ट दे दिया, ठीक है। इस तरह का नॉर्मली फाइनेंस का प्रोजेक्ट होता है। मार्केटिंग के केस में कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर एक प्रोजेक्ट दे दिया, मार्केटिंग सर्वे के ऊपर प्रोजेक्ट दे दिया, इस तरह का। HR के केस में किसी ने स्टाफिंग के ऊपर कर दिया, प्लानिंग के ऊपर कर दिया, ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर कर दिया, लीडरशिप के ऊपर कर दिया, कोई भी एक टॉपिक पे किया, और मैंने तो सारा टॉपिक पे कर दिया। इसलिए क्वेश्चन क्या पूछेगा वो लोग भी प्रोजेक्ट देख के पहले से, हाँ, क्योंकि मैं तो पूरा बिजनेस उठा के लेके गया। तो सर कोर्स करोगे कितना कितना कर खर्चा, कितना
भूल गया, पता नहीं 5-7 लाख होगा। সেই সময় মানে কমই আছে এখন তো বিয়ে পড়ানোর তো आई थिंक फूडिंग लॉजिंग लेके होगा शायद, बट थोड़ा कम ही था, इतना ज्यादा भी नहीं था। कुछ कॉलेजेस है कर सकते हो, ठीक है, मैं बाद में बताऊँ। अच्छा देखो, तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या बात करता है? ऑल वांट्स हैव सम फीचर्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, satiable, competitive, complementary, alternative, wants vary with time, place, person, wants influenced by advertisements. So, classification of wants कितना तरह का wants होता है? नेसेसरी का, लग्जरी का, कंफर्ट का, ये सब समझ जाते हो आप लोग, मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलूंगा। और बाकी एक तो हो गया वांट और दूसरा आ जाता है यूटिलिटी, ठीक है। माने अगर जरूरत पूरा नहीं होगा ना तो डिमांड एक्चुअली प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यूटिलिटी का डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मूला बताऊंगा, और क्या बोलते हैं उसको, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। फिर यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप कैसे होते हैं, और ये यूटिलिटी का चैप्टर जिसका क्लियर जितना अच्छा रहेगा, प्रोडक्शन और कॉस्टिंग में, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट उसका उतना क्लैरिटी। और ये सब ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस, बजट बनाना, ठीक है। डोंट वरी, देख के मत डरो सर, देखने से थोड़ा सा ऐसे अटपटा सा लगता है, बट जब समझोगे, जैसे जैसे जा रहे हैं, जैसे समझ में आ रहा है वैसे ही समझ में, ठीक है। चलो सर, आज इतना ही। तो हम लोग का एक लॉ का टेस्ट रखूंगा, ठीक है, मैं बोल दूंगा, आई थिंक फ्राइडे रखूंगा। স্যার ইন্টার কন্ট্রাক্টর কত নম্বর চ্যাপ্টার স্যার ফ্রি কনসেপ্ট ফ্রি কনসেপ্ট স্যার 5 নম্বর লাস্ট উইক তো ক্লাস হয়নি, সোমবার তো কোনো ক্লাস হয়নি। স্যার বলছেন যে মানে ফ্রি কনসেপ্ট কি দেবেন নাকি আগে 4 নম্বর চ্যাপ্টার में तो 4 নম্বর চ্যাপ্টার तक लेगा या हाँ, मोटामोटी फ्री कॉन्सेंट तक पूरा ही मिलता, ठीक है ठीक है। और जिन लोगों का सामने एग्जाम है उन लोगों का पूरा सिलेबस का ही हो चुका है। ठीक है सर, आज इतना ही है। Thank you, sir. थैंक यू सर, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय सर। Bye. ठीक है बाय। স্যার আমরা হ্যাং